माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, आप सबको भी मेरी ओर से और बधाई के लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सिंथेटिक दूध के कारोबार की गहरी होती जड़ें तथा आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संयम लोढ़ा एवं 19 अन्य सदस्यों की ओर से भीलवाड़ा जिले के करजीवाल गांव में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बंद कर दिए जाने के संबंध में श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में पुलिस फायरिंग के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव इतने गंभीर प्रकृति के तो नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्यों को डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य को और श्री संयम लोढ़ा को अपनी बोलने की अनुमति होगी और मैं चाहूँगी कि जुबेर खान के स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री जी यदि वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं तो पहले वक्तव्य दे दें और फिर सदस्य को जो कुछ पूछना है वो सदस्य पूछ लें। तो पहले हम अपनी बात रख देंगे, बाद में मंत्री जी वो कह देंगे। तो ऐसा कोई हम नहीं चाहते, इसमें कोई तनाव हो या विवाद की स्थिति है। हम अपनी बात कह देंगे और मंत्री जी खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। मैंने ये बात उनको वक्तव्य की इसलिए कही है कि यदि वक्तव्य देने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो फिर शायद आपको कुछ कहने का मौका आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए मैंने कहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य 295 के बारे में मुझे निवेदन करना है कि आज पढ़े हुए मान लिए जाएं, इसलिए कि वन पे आज चर्चा है, खनिज पे, खानों पे भी चर्चा है, इसलिए बहुत से माननीय सदस्य उस पर अपनी बात कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, इसलिए इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए। हाँ, मैं किन किन के, लेकिन मैं बता देती हूँ किन किन के हैं, किस संबंध में हैं। श्री रामकिशोर मीणा सदस्य की ओर से गर्ल चाइल्ड मोटिवेटर DPEP परियोजना को नियमित करने के संबंध में। श्री नवनीत नीनामा सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत केशरपुरा में पानी की टंकी बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में। श्री हीरालाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निवाई में गरीबी उन्मूलन योजना में घोर अनियमितता होने के संबंध में। श्री भागीरथ चौधरी सदस्य की ओर से किशनगढ़ के रेलवे फाटक संख्या 28 के ऊपर ब्रिज बनाने के संबंध में। श्री मांगीलाल गरासिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में अकाल राहत कार्य प्रारंभ करने के संबंध में। डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती सदस्य की ओर से पुष्कर सरोवर को बीसलपुर से पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में। श्री अशोक नागपाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव संगीता में सेम की समस्या के संबंध में। डॉक्टर OP महिंद्रा सदस्य की ओर से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए उद्योगों को बिक्री कर का लाभ दिए जाने के संबंध में। श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका पिलानी में असाना जोहड़ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में। श्री प्रभुलाल वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीपलदा के इटावा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में। श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से जिला सिरोही के फूगड़ी गांव में 14 मार्च 2005 को मेघाराम प्रजापति नाम के व्यक्ति की नृशंस हत्या के संबंध में। श्री केसरदेव बाबर सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पनलावा जिला सीकर के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा करवाने के संबंध में। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य। माननीय अध्यक्ष, पिछले कुछ महीनों से जयपुर शहर में और दूसरे शहरों के अंदर सरकार की तरफ से डेयरी का काफ़ी विज्ञापन आ रहे हैं और काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है।
ये देख के बड़ी खुशी हुई कि अपने प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बन के सरस डेयरी के दूध का प्रचार और प्रसार करना चाहती है, जिससे राजस्थान के बच्चों को अच्छा सस्ता दूध मिल सके। सबसे पहली निराशा की बात तो ये हुई जब ये जानकारी मिली कि राजस्थान के अंदर 60,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीवियरली कुपोषित हैं और उनको दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट समाचार पत्रों के माध्यम से व अन्य माध्यम से प्राप्त हुई कि राजस्थान के अंदर सिंथेटिक दूध भी मिलने लगा है। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ सदन को कि ये चीज़ इतनी गंभीर है और एक आम आदमी और आम बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर इसका इस हद तक दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसकी आंतें हमेशा के लिए खराब हो सकती है। राजस्थान सरकार की ओर से इस तरफ न तो कोई कदम उठाया गया, न उन्होंने कोई इस तरह का सिंथेटिक मिल्क जो कि ज़्यादातर अलवर और भरतपुर ज़िले के अंदर पकड़ा गया। और ये भी रिपोर्ट आई कि ये 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें पिछले काफ़ी अरसे से इस तरह के दूध का प्रोडक्शन भी हो रहा है और बिक भी रहा है। अब आप देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है जो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर सबसे घातक प्रभाव डाल सकता है, उसके अंदर एक तो डिटर्जेंट डालते हैं और दूसरा उसके अंदर यूरिया खाद का भी इस्तेमाल होता है। और यूरिया खाद के इस्तेमाल के बाद में अगर लगातार बच्चा उसका इस्तेमाल करता रहे तो कुछ समय बाद उसकी किडनी पे इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि दूध बंद करने के बावजूद अगर उसको दवाइयाँ दी जाए तो भी उसकी किडनी वापस दुरुस्त नहीं हो सकती। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है वो ये है कि 1 लीटर दूध जिसके बनाने की कीमत, सिंथेटिक दूध बनाने की कीमत आती है 3 से 4 रुपए प्रति लीटर, और जबकि ये बाजार में बिकता है 12 से 13 रुपए प्रति लीटर। मेरा ये अनुरोध है कि राजस्थान सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने पॉलिटिकल बैरियर से ऊपर उठते हुए कोई ऐसा निर्णय ले, क्योंकि ये सारे यहाँ पर नहीं, दिल्ली के अंदर भी 2005 वर्ष के अंदर स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने ये कहा है कि ऐसी किटें वो उपलब्ध कराना चाहती है जिससे 12 प्रकार के विभिन्न प्रकार के घातक तत्व जो कि सिंथेटिक मिल्क के अंदर पाए जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। मैं ये 4 लाइनें जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा। द कमिटी हैज़ ऑल्सो फेल्ट दैट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सेल्फ हेल्प स्मॉलर and economic version of diagnostic kit they have already produced for identifying 12 common adulterants in milk and make all the effort to popularize their low priced smaller version of diagnostic kits. It can be gainfully used for common man और इसके अंदर जिन 12 घातक तत्वों का पता लगाया जा सकता है उसके अंदर स्टार्च, शुगर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पॉन्ड वाटर, यूरिया और ऐसे पदार्थ हैं जिनका आंतों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मेरे को दुख ये सोच के हुआ, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री ये चाहती हैं कि दूध का प्रचार प्रसार हो, हर बच्चे को दूध मिले, और दूसरी तरफ उसमें ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि भाई किस तरह के दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। हम सिंथेटिक दूध चाहते हैं या असली दूध चाहते हैं, किस तरह का दूध चाहते हैं। पहली बात, दूध के अंदर जो घातक तत्व हैं उनको डिटेक्ट करने की डायग्नोस्टिक किट सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति को अगर शक हो कि साहब इसमें घातक तत्व मिले हुए हैं तो जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो खरीद रहा है उसके सामने ही उस किट के द्वारा ये डिटेक्ट कर लिया जाए कि ये सिंथेटिक मिल्क है या असली मिल्क है। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के कई मामले जो पकड़े जाते हैं उनको छोटी मोटी कार्रवाई करके इतिश्री कर दिया जाता है। उसके एवज में होना ये चाहिए कि इस तरह की गंभीरता को समझते हुए जो मामले पकड़े जाएं वो जल्दी उजागर हों और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को और राजस्थान की जनता को इस नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और
आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पिछले इस महीने भर में जिस प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इनको बोलने दिया होता मैं केवल इसलिए मेरी प्रार्थना अगर मान ले सदन, तो मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चर्चा करके इसको बहुत अधिक किसी रूप में खड़ा करने से प्रदेश का भला नहीं होगा। अगर सदन के सभी माननीय सदस्य समझें तो आप अपने स्तर पर एक कमेटी बना दें, जहाँ जहाँ इस प्रकार का विद्वेष हम जाकर के दोनों को बिठाकर किसी प्रकार से शांति समझाइश के आधार पर उनके बीच में आया हुई जो दूरी है, उस अगर दूरी को हम कम करने में सफल हो जाएं तो प्रदेश का भी भला होगा और हम इस प्रदेश को ठीक दिशा में ले जाने। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि न्याय की दृष्टि से अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, 100% जो सच होगा वही करने का प्रयास करूंगा। मैं इस भांजरगढ़ में भी जिसकी मृत्यु गोली से हुई है उसको भी 1 लाख रुपए देने की हमने घोषणा कर दी है। जांच के लिए संभागीय आयुक्त को हमने अधिकृत कर रहे हैं ताकि सारी जो भी कमियां हैं वो मैं सोचता हूँ इस विषय पर चर्चा करके इसको अगर आप न उलझाएं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर भी आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। विषय पर तो कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। जो माननीय गृह उसमें हम भी सिद्धांत सहमत हैं, क्योंकि राजस्थान में एक परंपरा रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है और बना रहना चाहिए। इसी से हमारी प्रदेश का नाम आगे बढ़ता है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस काम को हम आगे बढ़ाएं। हम जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक सर्वदलीय समिति का आप गठन कर दें और इन स्थानों पर जाकर लोगों में कॉन्फिडेंस, क्योंकि विश्वास पैदा करना ज़्यादा जरूरी है और ये काम यदि हम विधानसभा के माध्यम से कर सके तो मैं समझता हूँ कि हम अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। इससे जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है उससे सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं और सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आपसे अधिकृत करते हैं कि आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर तुरंत इस लोगों को भेजें, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। अभी तो असेंबली चलेगी और ये काम अभी हम कर सके तो हम सबका जो एक विधानसभा में आने का उत्तरदायित्व है उसको हम ठीक ढंग से कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उससे हम सहमत हैं और आपको अधिकृत करते हैं कि आप इस संबंध में इनिशिएटिव। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों का मकसद एक ही है कि आज चूंकि नववर्ष की शुभकामना और प्रारंभ भी हो रहा है तो पूरे राजस्थान में अमन चैन रहे और एक ऐसा सार गर्भित प्रस्ताव दोनों तरफ से आया है। तो अब इस पर धन्यवाद भी दें और इस पर अब बहस की अध्यक्ष महोदय मैं तो एक निवेदन कर रहा था, आपने पहले आसन से व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं कि वक्तव्य की आवश्यकता नहीं। जब आप की अध्यक्षता में हम सब लोग मिलकर इस पूरी समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे तो वक्तव्य देंगे तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा, इसलिए अब दूसरा बिजनेस ले लिया जाए। मेरी प्रार्थना मात्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है समिति भेजने का आपके माध्यम से, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ बैठे बैठे ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि करजालिया गांव के अंदर जो 19 अल्पसंख्यक परिवार है उसमें से 12 परिवार पलायन कर गए थे और 6 परिवार जो वहाँ रह रहे हैं उनको कोई वहाँ दूध नहीं दे रहा है, उनका कोई आटा नहीं पीस रहा है, सामाजिक व्यवहार उनसे बंद कर दिया है और कोई भी आदमी बहुसंख्यक समुदाय का अगर उनके साथ व्यवहार करे तो उस पर 11,000 रुपए का दंड गालने लगा रखा है। ये सारी बातें उस कमेटी में बैठ के डिस्कस हो जाएंगे, समिति में बैठ के ये इसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। ये अध्यक्ष महोदय वातावरण दूषित होगा। समन से आने वाले माननीय सदस्य क्या हो जाता है आपको? वातावरण दूषित होगा, इससे क्या जब इतना बड़ा ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आज तक आपने प्रस्ताव दिया क्या? आप भी सरकार में बैठे थे, इसके बाद इतना बड़ा प्रस्ताव आ गया तो है। अरे सर्वदलीय वहाँ पर एक मिनट बैठिए ऑनरेबल चीफ विप, कमेटी तो आप बीच में खड़े हो जाते हैं, आसन की परमिशन से खड़ा हो। कमेटी यही तो करेगी। अध्यक्ष महोदय अपनी बात ही तो कह रहे हैं, कोई उत्तेजना तो पैदा कर नहीं रहे, उनके मन में कोई बात है वो गृह मंत्री जी के सामने रख रहे हैं। दूसरा बोलेगा आप रोक नहीं सकते। यदि आप सौहार्द ही कायम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उचित रहेगा। वैसे आप बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो रामनारायण जी को बधाई देता हूं। मैं आपका नाम पढ़ा आज अखबार में कि आप यहाँ आगे आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, बधाई देने की बात कर रहे हो, लोग तो वहाँ पर भूखे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपको क्या हो रहा है, क्यों खड़े हो रहे हो? अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री जी ने जो सौहार्द का वातावरण बनाने के और मार्ग प्रशस्त हुआ है, सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और आपकी अध्यक्षता में हमने कहा कि आप जो विचार करें ये सारे कमेटी की बातें
बिगाड़ा जा रहा है। ऐसे ने लेकिन संयम लोढ़ा ने कोई अनर्थकारी बात नहीं कही ने, सद्भावना पूर्वक आप भी बनाए रखो। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और एक टीम गठित की जाए तो उसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ सरकार से तो ये कमेटी वहां पर दूध की व्यवस्था करेगी, कमेटी वहां पर गेहूं पिसवाएगी। अगर सरकार से ये फरियाद कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं हम? आपका ये क्या तरीका है आपका? हम नियमों के माध्यम से आसन की इजाजत से बोल रहे हैं, आप इतने सीनियर मेंबरों के बीच में खड़े हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, इस तरह से बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें। लेकिन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप एक बार स्थान ग्रहण करें। आपने जब कहा कि उनका इस कदर बहिष्कार कर दिया कि उन्हें दूध की, उन्हें सब्जी की, आटे की परेशानी हो रही है, तो माननीय गृह मंत्री जी, ये समिति जाए, कुछ फैसला करे, दोनों को बिठाए, उससे पहले ऐसी व्यवस्था कर दें वहाँ पे, चाहे सरकार की तरफ से कोई जाए चाहे कोई और हो, कि उनको ये सब चीज़ें, जीवन की आवश्यक जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाए। अध्यक्ष बस वही कर दीजिए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं अभी, अब आप सुने तो सही, आप सुनते नहीं है, बीच में खड़े हो जाते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी सत्ता पक्ष बिगाड़ रहा है मैं सारा बात। आपको नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ, इधर भी कह रही हूँ, उधर भी कह रही हूँ कि अब आप क्यों खड़े हो गए? माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, व्यवस्था करना चाह रहे हैं, आप यूं ही खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे? उनको कहने नहीं दीजिए वो क्या कह रहे हैं, व्यवस्था की बात ही तो कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिगाड़ना चाहते हैं, ये बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने प्रस्ताव रखा, सिटी जोशी ने समर्थन कर दिया, यहाँ तालियां बज गई। उसके बाद आपको आगे की कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ, मैं तो आपको आगे की कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ। आपके हाथ में क्या बिठाना, आप तो खुद की सुरक्षा बनाए रखो। दायित्व तो इनका है कि उसको सुधारे। से आने वाले माननीय सदस्य, आप किसी की सुनना नहीं चाहते माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अब आप बीच में, अब सुने आप गृह मंत्री जी को, अब आप गृह मंत्री जी को सुने। अध्यक्ष महोदय, आपकी, आप बीच में नहीं बोले हैं मुख्य सचिव तक महोदय। आपकी भावना और आपका जो इशारा है, मैं यहाँ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद मैं व्यक्तिगत कर्जा लिया और दोनों जगह जा कर के जो समस्या वहाँ आ रही है, मैं बैठ करके उसको आज ही सुलझा करके और आगे जाऊँगा। मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में शांति अमन चैन कायम हो। अगर कहीं किसी की गलती रही है तो उसके अनुसार जो भी हमको करना होगा वो भी हम करेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे उसमें आपका सहयोग भी मैं चाहूँगा। और मैं आपको पूर्णतः इस नए वर्ष के शुभ दिन अंतरात्मा से आपको ये विश्वास दिला दूँ, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में शांति अमन चैन कायम रहे। उसमें आप जहाँ भी मेरा जो भी उपयोग चाहें, आप अगर व्यक्तिगत भी कहेंगे तो मैं उसके लिए हर समय तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि प्रदेश में शांति अमन चैन को कायम करने में और आगे भी इसको बढ़ाने में हम सफल हो सकें। मैं आज ही यहाँ से बिजनेस शुरू होने के बाद व्यक्तिगत उस गांव में भी जाऊँगा, दोनों जगह जा कर के जो कुछ मैं आज कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और जो कमेटी आप गठित करेंगे, वो कमेटी आप गठित करने के बाद जब कहेंगे, हम लोग जा कर के और भी वहाँ प्रयास कर लेंगे कमेटी के माध्यम से। ठीक है, सब कुछ कह दिया, अब क्या कहोगे आप? सारी बात तो कह दी उन्होंने। अभी वहाँ दाह संस्कार नहीं है, बॉडी को लोग ले ही नहीं रहे। वहाँ पुलिस को तो काम ही नहीं करने दे रही है, पुलिस को तो नॉट अलाउड कुछ नहीं। हाँ, पर्ची पर्ची हमको काम करना चाहिए। ये प्रदेश में शांति बहाली के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं अध्यक्ष महोदय यही निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे सदन को एकजुट होकर के और इसमें समर्थन लेकर के और पूरे शांति व्यवस्था बहाल। ठीक, बात हो गई थी, आसन पाँव पर है, आप ध्यान नहीं रखते हैं। कल ही आपको कहा, परसों आपको कहा, आसन जब पाँव पर हो तो स्थान, आपको अपने स्थान पे बैठे रहना चाहिए। फिर खड़े हो गए, क्या बात हुई है? नहीं मिली है, कर रहे हो, अब भी कर रहे हो आप, अवहेलना आप भी कर रही है। अब पर्ची के ऊपर है। वैसे तो पर्चियों पे भी जो पर्चियां आई हैं, कोई इस तरह के विषय नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि रीसेंट इवेंट के ऊपर पर्ची दी जाती है,
लेकिन अब 2-2 मिनट का समय मैं आपको पर्ची पे बोलने के लिए दे रही हूँ। श्री तगाराम चौधरी। तगाराम जी, आप हमेशा इस तरह का मामला उठा देते हैं यहाँ पर जिसका ताल्लुक ही नहीं होता यहाँ से। खैर बोलिए 2 मिनट के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताल्लुक बोले बोले। ताल्लुक तो आप ताल्लुक पे नहीं, अपनी पर्ची पे आओ। मैं आपके माध्यम से, आपकी आज्ञा से, मेरे वहाँ पर ऐसी रेतीले टीबों ने हरकत कर रखी है विधानसभा क्षेत्र में, जो किसानों के तो खेत दब रहे हैं, ढाणियाँ दब रही है, और सरकार की रोडें और टेलीफोन के तार भी दब गए। तो सरकार की रोडें और हवा चल रही है और रेता बहुत बढ़ गया, टीबे बहुत बढ़ गए हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूं कि अब महिला उद्योग संस्थान की स्वीकृति के बारे में बोलो। आपकी पर्ची तो इस संबंध में है। मैं आपके माध्यम से पर्ची के माध्यम से निवेदन करूंगा। हाँ, पर्ची में बोलो कि महिला के उत्थान के लिए महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाएं कुछ सीखें, इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ही निवेदन करूंगा, क्यों कल मेरे को बोलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आपने फरमाया कि पर्ची थोड़ी लाइन से नहीं है। उद्योग संस्थान तो उद्योग मंत्री के जिम्मे है, उनके जिम्मे थोड़े ही है। ये बात हम सब लोग नोट करते हैं। नहीं, उप शिक्षा नहीं, ये उच्च शिक्षा में नहीं है क्या? उच्च शिक्षा में नहीं है। देवनानी अभी ये पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI, वो देवनानी जी तो कह रहे थे मेरे अंडर में। आपका उच्च शिक्षा महिला उद्योग संस्थान से आपका तात्पर्य पॉलिटेक्निक, महिलाओं की पॉलिटेक्निक से है क्या? ITI से है हुक्म। ITI से है। अच्छा, ठीक, बोले तो मेरा निवेदन ये है कि बायतू के इर्द गिर्द में बालिकाएं बहुत पढ़ रही है, और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बार बालिकाओं की सीनियर विद्यालय वर्षों से 10वीं थी, उसको आपने सीनियर किया है। उसमें इतनी बालिकाएं पढ़ रही है, और आसपास की जितनी मेरे क्षेत्र की विद्यालय है उनमें भी, साधारण विद्यालय में भी आधी बालिकाएं और आधे बालक है। इसलिए उस क्षेत्र में महिलाओं को उद्योग का प्रशिक्षण मिले, ITI के माध्यम से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से, तो महिलाओं के आगे बढ़ने में बहुत ही बल मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, तो आज भी देर से ही सही, लेकिन एक महिला ITI बायतू में आप स्थापित करवा करके और महिलाओं के उत्थान के लिए सहयोग दिलावें, यही मेरी प्रार्थना है। पर्ची में थोड़ा सा बोला हूँ, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। घटना से थोड़ी, तगाराम जी के बारे में तो ये सोचा जा सकता है कि वो ऐसा करेंगे। 2/20/2/4 का एक निकला हुआ जो अधिसूचना है, उस पे आपने दी है अपनी पर्ची। हाँ, ये रिसेंट इवेंट है, 20 फरवरी 14 महीने पहले का, 20 फरवरी 2004 को। 20 फरवरी 2004। हाँ, तो ताजा ही है साहब। ताजा है। क्या बात कह रहे हैं आप? ये तो हो गई, मानिए सही है, लेट मामला नहीं उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान, तो आप इतने दिनों बाद क्या ध्यान दिलाओगे? तो अब तो बोलना तो पड़ेगा ना साहब। 15 महीने बाद क्या ध्यान दिलाओगे आप? सदस्य
सदस्य हो, छोड़ो आप बैठ जाओ। सीनियर सदस्य हो आप तो, पे और खनिज पे सीनियर बोलना। सदस्य हो, क्या बोलना है इस पर? ऐसा है साहब, मैं निवेदन करूँ वन पे और आपसे, खनिज पे बोलना इसमें है, जो क्या बोलोगे आप? इसमें रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है, एक सेकंड आप सुनो, कान ग्रहण करें। तसल्ली रखो। इसमें जो, हाँ नहीं, मैं आपको तो रोज ही पढ़ती है तो ही असर नहीं है, आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं। ये जो इसमें जो संशोधन निकला है वो 18/2/2005 को निकला है। तो आपने तो इसमें 4 लिख रखा है। अधिसूचना 4 को जारी हुई, इन्होंने संशोधन जो किया है वो 18/2/2005 को किया है। इसलिए ये ताजा घटना इस प्रकार बनती है। ताजा, फिर भी घटना 2 महीने पुरानी हो गई, फिर भी 2 महीने पुरानी घटना है। जब आप सभी को साल पुरानी पे इजाजत दे रही हैं तो 2 महीने तो बहुत छोटा मामला हो गया। बोले माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अधिसूचना जो परिवहन विभाग ने निकाली है वो इसलिए निकाली, इस आधार पर निकाली है कि वो राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर उनकी सुविधा देने के दृष्टिकोण इन्होंने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अधिसूचना निकाली है और इस अधिसूचना के माध्यम से टूरिस्ट परमिट के नाम से 30 से अधिक संख्या वाली बसों को 50% इन्होंने पथ कर में छूट देने का निर्णय लिया है। और 50% छूट देने का मतलब यह है कि जो 30 से अधिक जब यात्री आएंगे उनमें 30 से जो बसें चलने वाली है, जो राजस्थान रोडवेज के मुकाबले में जो रोज टूरिस्ट परमिट के नाम से, खड़े होके बात नहीं करें, जो रोज टूरिस्ट परमिट के नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें जो चल रही है जिसमें एयर कंडीशन और हीटर फिट है, उनको इन्होंने 50% की छूट दी है। मेरा अनुरोध है कि जब अगर टूरिस्ट परमिट पे आधार पर टूरिस्ट को बढ़ाने का, टूरिस्ट को यहाँ पर ज्यादा लाने का, टूरिस्ट को सुविधाएं देने का अगर सवाल है तो एक और तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के आधार पर इतनी संख्या पर जो सवारियां हैं उनको तो आपने लाभ पहुंचाया है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचा है। लेकिन जो टूरिस्ट परमिट के लिए जो एयर कंडीशन, टाटा सुमो, छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, इंडिका, दूसरी जो कॉलेज गाड़ियां हैं, इनमें एयर कंडीशन जब लगे हुए हैं तो आपने बड़े परमिटों को, अगर कोई 5 लोग आए यात्रा करने के लिए, कोई 4 लोग आए, कोई टूरिस्ट जो आते हैं इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आना जरूरी नहीं है, 5 आए 7 आए, लेकिन आपने जानबूझ करके इस रोडवेज को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट उस टूरिस्ट परमिट के नाम पर चले। अगर आपकी नियत ये है तो चाहे वो नाथद्वारा हो, चाहे वो कांकरोली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे जयपुर हो, और चाहे रणथंभौर और चाहे सरिस्का हो, इन स्थानों पर जो छोटे जो वाहन है और एयर कंडीशन वाहन में है तो आपने उनको छूट क्यों नहीं दी? इनको तो प्रति माह लगभग 11,000 रुपए का पथ खर्च का इनको लाभ होता है बड़ी बसों वालों को, और वो रोज की रोज आप देख लो टूरिस्ट परमिट के नाम से इस राजस्थान रोडवेज को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से रोज धड़ल्ले से चल रही है। और आपने एक अधिकार दे दिया चेक करने का कि रास्ते में आदमी चेक करे उसको कि इसमें एयर कंडीशन का इतना कितना वॉल्यूम का लग रहा है और कितना इसमें हीटर जो है कितना वॉल्यूम का लग रहा है। अगर उस वॉल्यूम का नहीं निकला तो आप कहोगे कि चालान उसका कर देने का अधिकार आपने जिन अधिकारियों को दिया है वो इस नाम से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। उनके पास कोई वॉल्यूम नहीं है नापने का कि एयर कंडीशन का कितना वॉल्यूम क्या होगा, हीटर का क्या होगा। एक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा और एक और अगर आप टूरिस्ट को अगर बढ़ावा ही देना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट को भले ही आप इन बड़ी बसों को भी दो, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं और जो टूरिस्ट का 4-4, 3-3, 4-4 का ग्रुप है उनको भी इस प्रकार की छूट सरकार दे तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कर्तव्य आपका कदम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। श्री जयराम जाटव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर 2 जिलों में जिसको गैर खातदारी भूमि कहते हैं, कस्टोडियन, ये मुद्दा लगभग आज़ादी के बाद में जो खातेदार
मौके पे नहीं है रिकॉर्ड में, लेकिन काबिज आज तक भी उस जमीन पर बैठे हैं। इस जमीन का बीच बीच में राज्य सरकारों ने संशोधन कानून बना करके कई बार निस्तारण करने का चर्चा की। मैं आपके सामने कल माननीय धर्मपाल जी ने भी इस विषय में 295 का पढ़कर सुनाया था। दिनांक 26/5/2004 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में ये जब बैठक हुई, ये जमीन जो पाकिस्तान से जो पलायन करके आजादी के बाद में जो लोग हिंदुस्तान में आए थे उनको गैर खातदारी भूमि, कस्टोडियन भूमि अलाट की थी। उनके साथ साथ 1975-77 के बीच में अलवर और भरतपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी 3-3, 4-4 बीघा उन लोगों को अलाट की गई जो भूमिहीन थे 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन आज तक भी उनको खातेदारी का हकूक नहीं मिला। अब तक राज्य सरकार ने 625 रुपये प्रति बीघा उसकी कीमत और 625 रुपये प्रति उनका बीघा ब्याज, ये कीमत जमा कर सनद दी गई। मात्र इसमें जो कमजोरी है, खातेदारी राइट देने के लिए, उसको सनद देने के लिए व्यवस्था की बात की गई। अलवर जिले और भरतपुर जिले के साथ जो इस तरह की इस भूमि में परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, बाकी इस तरह की भूमि कई जिलों में और थी, लेकिन उन जिलों का निस्तारण कर दिया गया। और इसमें जो आज भी सबसे मोटी परेशानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को है। अब तक आज़ादी के बाद में जो भी इस प्रदेश में जो सरकारें राज करती रही, उनमें कैंप रखे गए, प्रशासन गांव के संग समस्या समाधान शिविर, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात जरूर कही गई, लेकिन आज तक उनको खातेदारी का राइट नहीं मिला। जो व्यक्ति, और एक सबसे बड़ी तकलीफ जो हुई, अभी जो मैं बता रहा था, जो 26/5/2004 को जो नियम बनाया, उसमें डीएलसी की रेट रख करके उसका 25% वो कीमत जमा कराएं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं या संसदीय मंत्री हैं, उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, निवेदन है कोई भी गैर खातदारी जो जमीन का मालिक है, वो इतनी जमीन का कीमत जमा कराने में सक्षम नहीं है। ये ऑब्जेक्शन पहले भी आया था। जो 3 बीघा 4 बीघा जमीन जिसको अलाट हुई है, कितना पैदा होता है? जो 625 रुपये प्रति बीघा जमीन कीमत थी और 625 रुपये ब्याज था, उसी के आधार पर अगर इस तरह का कानून बना दिया जाए तो जो गैर खातदारी भूमिहीन जमीन के जो लोग हैं उनको खातदारी का राइट मिल जाए। मेरा ये ऑब्जेक्शन भी है कि जो कस्टोडियन भूमि की जमीन के लिए डीएलसी के जो रेट की जो 25% कीमत जमा कराने की जो कानून बना है, उसको निरस्त किया जाए और दोबारा से उनको उसी कीमत से जमा करा करके पैसे, और जो गांव में प्रशासन गांव के संग या समस्या समाधान शिविर के द्वारा तहसीलदार एसडीएम साहब वहां मौके पे पटवारी कब्जे की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के माध्यम से वहीं उनकी कीमत जमा करा के उनको खातदारी के राइट दे दिया जाए। ये समस्या बहुत लंबे समय से अरसे चल रही है। इस अलवर भरतपुर के अलावा कई जगह का जो मामला और उसमें था, बीकानेर भी था, आपके गंगानगर भी था, लेकिन उनका मामला सुलट गया 2002 में। और हमारे अलवर जिला और भरतपुर जिले के लिए इसमें खास परेशानी कई तरह की है। उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये दोबारा से इसका मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लेकर के इसकी कमेटी दोबारा गठित की जाए और अलवर जिला और भरतपुर जिले के गैर खातदारी भूमिहीन जमीनों को उनको खातदारी के राइट मिलने के लिए कानून बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन छोटा सा इसी से, एक माननीय खैरतल से आने वाले माननीय सदस्य ने सहायता मंत्री जी बात रखी है, ये बात सही है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको ये जमीन अलॉट हुई थी, बगैर कीमत के भी दे दी थी, 600 रुपये लिए बगैर गैर खातदारी के अधिकार दे दिए थे। और वो लोग इन जमीन का लोकल काश्तकारों को बेचकर आज से 40-45 साल पहले बेच के रजिस्ट्री के थ्रू चले गए, लेकिन क्योंकि गैर खातदारी दर्ज था, इनको खातेदारी नहीं मिली।
अब इन लोगों से वापस पैसे लिए जाना, और आप एक बात बताइए सहायता मंत्री जी, आप खुद किसान हैं, जिन लोगों ने 50 साल से इस जमीन पे काश्तकार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज वो आपको पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये गैर व्यवहारिक आपने कदम उठाया है। जो लोग 40-45 साल से किसान उस खेत को बो रहे हैं, जोत रहे हैं, आज उनसे आप पैसे ले रहे हैं इस आधार पे क्योंकि रिकॉर्ड में गैर खातेदारी खातेदारी नहीं चढ़ी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ जाती है, इस पे आप पुनर्विचार करिए। और आपने इस सदन में कहा था, हमने ये मामला उठाया था कि माननीय सदस्यों को इसमें सलाह लेने के लिए बुलाया जाएगा, आपने हमको बुलाया नहीं अधिकारियों के माध्यम से। और ये संसदीय मंत्री तो सलाह नहीं मानी, काम बिगाड़ने में माहिर रहते हैं। इनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग कराई है उसने गलत, सरासर गलत किया है। जनप्रतिनिधियों का सुझाव लेके इस पे पुनर्विचार करिए। इसमें जवाब दूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पर्ची पे जवाब देने की कोई आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण मामला है इसमें, इसलिए आप कभी इस बारे में बैठ करके और क्या निष्कर्ष आपका निकलेगा क्या वो करिएगा। अध्यक्ष महोदय, मंदिरों की जमीनों पे देखो आप कितने लोग अध्यक्ष महोदय काश्त कर रहे हैं, और हमारे किठाना गांव में तो 9,000 बीघा जमीन किसान। माननीय सदस्यगण, ये श्री सुरेश मीणा की भी एक पर्ची है सरिस्का अभ्यारण्य में वन्य जीव की समस्या के बारे में। क्योंकि आज वन और पर्यावरण की ही मांग है और उस पर विशद रूप से आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, इसलिए दोबारा आप क्यों कहेंगे? उसी समय कह दीजिएगा, आप उसी समय कह दीजिएगा। गजेंद्र सिंह जी को मैं निवेदन करूंगी, नहीं वो कुछ कल के बारे में जो कन्फ्यूजन हो गया था एससी को कनेक्शंस के बारे में, उस बारे में आप कुछ कहना चाहें, अपना वक्तव्य दें तो दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 0 आवर में हमारे सिरोही से माननीय सदस्य ने एक जो इशू रेज किया था वो कोई इशू नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि कल जब ये प्रश्न उन्होंने उठाया था सदन में, उस टाइम मेरे पास पूरे दस्तावेज नहीं थे। हमारा जो टारगेट है 60,000 डिमांड नोटिसेस प्रति वर्ष, वो हम अचीव कर चुके हैं और अगले 2 साल में भी 60,000 यानी कि 1,80,000 हम ऑन टारगेट चल रहे हैं। जब ये विषय उठाया गया, हमारी सरकार SC ST के बिल्कुल जो भी हमारी जो नीतियाँ हैं उनके फेवर में हैं और हम ऐसे, हमारा सरकार कोई विचार नहीं करती है जिनमें उनको हानि पहुँचे। जब ये इन्होंने विषय उठाया तो मेरा इमीडिएट प्राइमे फेसी जो मेरा रिएक्शन था, हमने कहा कि जो भी कोई डिमांड नोटिसेस जो नई इशू किए हैं वो इशू कर दिए जाएंगे और यदि ऐसा कोई नोटिस आया है उसको विड्रॉ किया जाता है। ये इन्होंने हमारी सरकार के अगेंस्ट यूज़ किया और जब दस्तावेज मेरे पास आए तो मैं आपके सामने ये मैं लाना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला नोटिस है 17/11 का, 17/11/2004 मेन सीजन चालू था और हमारे जो ऑन टारगेट थे, हमारे डिमांड नोटिसेस जो हम फुलफिल कर रहे थे बिल्कुल ऑन टारगेट थे। इसलिए हमने सोचा कि मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हम एक बारी किसान डिमांड नोटिस भर देता है, उसके पैसे दे देता है तो उसकी आशा बन जाती है कि उसको कनेक्शन तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए हमने डिमांड नोटिसेस हमने इशू करना बंद कर दिया। हमारा एक 17/11/2000 का एक जो नोटिस है उसमें ये है कि on review of the petition regarding deposition of demand notice, it is observed that sufficient number of applicants have deposited their demand notes. In view of this, it is hereby instructed that at present issuance of demand notes to the agricultural category consumers, including shifting, except, ये आप अध्यक्ष महोदय प्लीज ये नोट करिएगा, एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट कंज्यूमर बी स्टॉप टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये जो हमारा जो 17/11 का नोटिस है इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि सब जितने भी डिमांड नोटिसेस हैं सबके रोके जाए एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके पश्चात हमारा जो प्रेशर है वो कम नहीं हुआ तो एक दूसरा जो नोटिस है 23/11 वो जो हमने जो इशू किया उसके अंदर जो लिखा था, हेंस इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस लेटर नंबर 338 डेटेड 17/11/2004, it is hereby instructed that issuance of demand notes
2 scheduled caste agriculture applicants be also stopped till further instructions. मतलब ये जो नोटिस है ये नहीं कहता है कि भाई उनको उनके लिए डिमांड नोटिस एकदम खाली उनके लिए रोक दिए जाए, मतलब इन कंटिन्यूअंस जो है ये हमारा है दूसरा। तीसरा जो इसके बाद जो फाइनल हमने जो निकाला है 26/2/2005, इसके अंदर decision has been taken in the 80th coordination committee meeting held on 31/1/2005 and appears at point number 80.30 of the minutes of the meeting that further demand notices for agriculture corrections as per cutoff date may be issued as per need. As such, further demand notices for agriculture connections may be issued as per need. ये है अध्यक्ष महोदय 26/2/2005। इन्होंने जो इशू रेज किया ये कल जो रेज किया एक्चुअली ये इशू था ही नहीं, क्योंकि डिमांड नोटिस खोल दिए गए हैं, किसी के लिए बैन नहीं है, तो ये मैं क्लैरिफिकेशन आपकी अनुमति ना। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि वो प्रतिवेदन इतने लेट आपने क्यों कहते, आपने कहा, मैंने कहा था कारण बताएंगे, तो कारण बता दीजिए। इसमें मंत्री जी आपके पास नहीं है क्या? आपने जो स्पष्टीकरण दिया है, अभी यदि आपके पास कारण नहीं है तो कल बता दीजिएगा, लेकिन बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री घनश्याम, नहीं, ये सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आपकी अनुमति से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूँ। भूजल मंत्री का भी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण दवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री ब्रज किशोर शर्मा याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के शहरी भाग में महिला महाविद्यालय खोलने के बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ। श्री भागीरथ चौधरी याचिका उपस्थापन करेंगे। नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल, आप ओलावृष्टि के पे अपना वक्तव्य दीजिए। आज नवरात्र स्थापना का दिन है, पूरे शहर में पानी की बूंद नहीं है। 20 रुपये पाइपलाइन 4 बार टूट चुकी है और सरकार इसको लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है और वहाँ एक आदमी को 10 रुपये में बाल्टी परचेज करनी पड़ रही है। तो कृपा करके सरकार को निर्देश दें कि अजमेर की गैराती पेयजल व्यवस्था को, और आज जो अखबार समाचार दिया है वहाँ के जलदाय विभाग ने, उससे लगता है कि अगले 4 दिन पानी नहीं आएगा और इसको लेकर के अजमेर शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में कोई व्यवस्था करे और यदि उचित होगा कि वो यह बता दें हमारी व्यवस्था क्या कर रही सरकार। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, ये जलदाय मंत्री महोदय आज उसी काम में लगे हुए हैं। वहाँ मुख्य अभियंता जलदाय विभाग के पहुँच चुके हैं और युद्ध स्तर पर उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए ये परसों से ये इस योजना बनाकर और योजना को मूर्त रूप दिए जाने की सारी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूँगा कि सरकार इस पर चिंतित है और आवश्यक सारे कदम सरकार उठा रही है। ओलावृष्टि पे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए आपका आदेश हुआ कि राजस्थान भर में जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण जो नुकसान हुआ उसकी जानकारी सदन को दी जाए तथा क्या कदम सरकार ने उठाए उसकी जानकारी भी सदन को दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब की बार आपने देखा
कि राजस्थान प्राकृतिक आपदाओं से घिरा प्रदेश रहा है। 16 अगस्त से 25 अगस्त तक अध्यक्ष महोदय अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, जिसमें भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा, झालावाड़ में भारी नुकसान हुआ। उससे सरकार ने तत्परता से उसमें ओलावृष्टि की बात पे आप तो बाढ़ पे चले गए। आ रहा हूँ कार्य किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी है, अकाल की छाया आ गई और 32 में से 25 जिलों में अकाल है, जिससे 18,613 गांव प्रभावित हैं और उसमें अकाल के काम चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से 19 जिलों में काफी नुकसान हुआ है और आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब झुंझुनू में ओलावृष्टि हुई थी तो मैं मौके पर पहुंचा था और मैंने आपको फ़ोन से निवेदन किया था, वहाँ की जानकारी भी मैंने आपको फ़ोन के द्वारा दी थी। मैं नहीं गया अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री 6 जिलों में ओलावृष्टि का जायजा देख के आई है और रूबरू किसान से, पीड़ित पक्ष से मिल के आई है। और अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों को मैंने घूमा है और किसानों के बीच में जाके उनकी दुख दुविधा सुनने के बाद में हमने कुछ राहत राजस्थान के किसानों को दी। राज्य में माह फरवरी में अध्यक्ष महोदय और मार्च में 19 जिलों में व्यापक ओलावृष्टि से 2231 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से 1329 गांव में रबी की फसल में 50% से अधिक फसल खराबा हुआ, जिससे राज्य की 2,14,485.85 हेक्टेयर भूमि फसल खराबा से प्रभावित हुई, जिसकी क्षति की अनुमानित कीमत 432.52 करोड़ रुपए संभावित है तथा राज्य के 2,02,52 किसान इससे प्रभावित हुए। विभिन्न जिलों में जो ओलावृष्टि के स्पेल्स आए, अध्यक्ष महोदय, इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 5 फरवरी 2005 को चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं सीकर। 6 फरवरी 2005 को बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू। 7 फरवरी 2005 को हनुमानगढ़ और झुंझुनू। 9-10 फरवरी 2005 को अजमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। 15 फरवरी 2005 को बीकानेर। 3 से 10 मार्च 2005 तक अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक। 20 मार्च 2005 को गंगानगर, बीकानेर एवं सीकर और 22 मार्च 2005 को गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि हुई और उसके कारण भारी नुकसान हुआ। और इस नुकसान को हमने आंखों से देखा है, बिलखते हुए किसानों को, गांव के गरीब मजदूरों को, और उसके आधार पर हमने कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, तो ऐसा हुआ है जैसे परोसी हुई थाली को किसी भूखे व्यक्ति के सामने से खींच ले, उस ढंग की स्थिति इन जिलों में हुई है। इन जिलों में बहुत अच्छी फसल थी और फसल में जो नुकसान हुआ है उसके कारण किसानों को दुख होना वाजिब था। तो जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माह फरवरी में प्रथम पखवाड़े में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान एवं गिरदावरी आदि की रिपोर्ट भिजवाने हेतु 7/2/2005 को सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर से सूचना उपलब्ध होने पर जिला कलेक्टर अजमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर को दिनांक 19/2/2005 को 20,72,000 रुपये आवंटित किए गए
ओलावृष्टि से जहां पर भी 50% से अधिक नुकसान हुआ है, उन किसानों को वर्षा पर आधारित फसलों हेतु 1,000 रुपये प्रति हेक्टर एवं सिंचित फसलों हेतु 2,500 रुपये प्रति हेक्टर तथा जिन क्षेत्र में 2 वर्ष से लगातार अकाल पड़ रहा है, वहां बड़े कृषकों को 1,000 रुपये प्रति हेक्टर और अधिकतम 2 हेक्टर तक शीघ्र अनुदान राशि वितरित करने के निर्देश 9/3/2005 को विभाग द्वारा जारी किए गए। जिस काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा आदि सीमांत तथा लघु कृषकों के लिए धारित रकबा अनुसार हो, तो उसे लघु सीमांत कृषकों के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किए जाने के आदेश भी हमने जारी किए। जिला कलेक्टर को यह भी अधिकृत किया गया है कि उनके पास सहायता विभाग के किसी भी मद में जो भी राशि उपलब्ध है, उससे सहायता विभाग का वितरण तुरंत कर दिया जाए तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सूचना तुरंत भिजवाई जाए। दिनांक 5/3/2005 को आकाशीय बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि से मृतक के आश्रित को सहायता राशि दिए जाने बाबत निर्देश दिए गए। दिनांक 14/3/2005 को विभाग ने 18 जिलों को 40 करोड़ रुपए सहायता राशि वितरण करने हेतु आवंटित किया। दिनांक 14/3/2005 को ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के लिए पेमेंट कोड के पैरा 7D के अनुसार सभी जिला कलेक्टर से सूचना चाहिए गई। 16 जिलों के 988 गांवों को थोड़ा बोलो कम 16 जिलों के 988 गांवों को दिनांक 24/3/2005, 2 जिला गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के 175 गांवों को दिनांक 2/4/2005 एवं जिले के सीकर के 48 गांवों को और 6/4/2005 को अर्थात कुल 16 जिलों के 1201 गांवों को पैरा 7D की रिपोर्ट के आधार पर हमने अभावग्रस्त घोषित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 16/3/2005 को एक मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन गांवों में 50% से अधिक खराबा है उन गांवों में राहत कार्य खोले जाएं। इसके लिए जिला कलेक्टर से गिरदावरी रिपोर्ट मंगवाई जाकर उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाए तथा सहायता कार्य चालू किए जाएं। इन जिलों में सीमांत लघु किसान जिनके अपने निजी कुएं हैं, उनके चालू 2 माह के बिल माफ किए जाएं। इस हेतु विद्युत कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। केंद्र सरकार को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में अतिरिक्त राशि की मांग के लिए ज्ञापन भिजवाया जाए। घर में ये सब सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार ओलावृष्टि के संबंध में भारत सरकार को भेजे जाने वाला ज्ञापन दस्ते है ना, हम तो आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई। सीपी साहब नहीं बैठना चाहते। चलो रखो, चलो प्लीज मंत्री महोदय प्लीज। माननीय सभापति महोदय, अनुभवी आदमी है, अगर प्रतिपक्ष के नेता बन जाए तो आप लोगों का आपत्ति क्या है? बहुत अनुभवी है, अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन जाए तो आप लोगों का आपत्ति क्या है? इनसे बढ़िया व्यक्तित्व और योग्य आदमी कौन है आपके पास? आपके मंत्री बनने से मैं कोई पीड़ा नहीं थी, पर करे क्या? और अगर आप सब मिलकर के आपको तो विशेष कष्ट हो जाएगा अगर ये बन जाएंगे प्रतिपक्ष के नेता। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। ये बन जाएंगे तो मेरे को इससे बड़ी खुशी उस दिन होगी नहीं कोई। अच्छा, अच्छी बात है अगर है सर। पर आप नाथद्वारा से आने वाले मान्य सदस्यों को पूछ लेना, बहिर्गमन करके गए आप किस बात पर? अभी भी बहिर्गमन करके गए? नहीं, हमको तो इस बात पर भी आपत्ति नहीं, आप सत्ता पक्ष का नेता इनको बनाओ तो भी। नहीं, आप तो यहाँ बोल रहे हो, मन में कुछ और है, मन में कुछ किसी और को बनाना चाहते हो। इनसे योग्य कोई आदमी नहीं, किसको बनाना चाहते बता देना। नहीं, मैं लोटा जी के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। वो किसको बनाना चाहते हैं आप भी जानते हो। प्लीज मंत्री महोदय प्लीज कंटिन्यू।
प्लीज कंटिन्यू। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बैठक में निर्णय लिए गए उसमें ओलावृष्टि के संबंध में भारत सरकार को भेजे जाने वाला ज्ञापन 22/3/2005 को तैयार करके भेजा, जिसके अनुसार राज्य के 19 जिलों में 2231 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए, जिनमें से 1329 गांव में रबी की फसल में 50% से अधिक फसल का खराबा हुआ है। इन गांवों के कुल प्रभावित 2,02,52 किसानों में से 73,452 सीमांत किसान तथा 58,741 लघु किसान एवं 68,059 अन्य किसान प्रभावित हुए हैं, जिससे राज्य की 2,14,485.85 हेक्टेयर की भूमि का जो मैंने पहले खराबा बताया और 432.52 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान है। ज्ञापन में 210.85 करोड़ रुपए तथा 40,000 मैट्रिक टन गेहूं की मांग की गई है, जो निम्न प्रकार है। इनपुट सब्सिडी के नाम पर 99.14 करोड़, सहकारी बैंक के कर्जों के पुनर्भरण हेतु भुगतान की राशि 35.50 करोड़, बिजली बिलों के भुगतान माफ हेतु देय राशि 28.15 करोड़, असहाय सहायता रुपए 48.6 करोड़। केंद्र सरकार से ये भी मांग की गई है कि किसानों के ओलावृष्टि के नुकसान को देखते हुए वर्तमान CRF नॉर्म्स में छूट दी जाए। सभापति महोदय, वर्तमान में वर्षा पर आधारित फसलों के लिए 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित फसलों के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रावधान है, जो बहुत कम है। अतः केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है कि वर्तमान में जो नॉर्म्स है उन्हें दोगुना किया जाए तथा अभी तक बड़े किसानों को कोई सहायता दे नहीं है, अतः बड़े किसानों को भी उक्त प्रस्तावित राशि के आधार पर सहायता दी जाए। क्योंकि रबी की फसल के लिए खाद, बीज, पानी और सिंचाई में काफ़ी लागत आती है, अतः केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है कि लघु एवं सीमांत किसानों के 2 माह के बिजली के बिलों को माफ़ करने हेतु CRF नॉर्म से विद्युत कंपनियों को राशि देने के लिए प्रावधान किया जाए। किसान अपनी फसलों के लिए सहकारी विभाग से अल्पकालीन ऋण लेते हैं, क्योंकि किसान की फसल चौपट हो गई है, अतः वे ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अतः अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने के लिए उन्हें 15% राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी तथा 7 माह का ब्याज जमा कराना आवश्यक है। उक्त राशि को सहकारी संस्थाओं को जमा कराने के लिए 35.50 करोड़ की आवश्यकता होगी। अतः इस राशि को भी CRF नॉर्म्स में प्रावधान किए जाने हेतु केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है। क्योंकि किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई, ऐसी स्थिति में उन्हें रबी की फसल को खाने के लिए भी अन्न उपलब्ध नहीं हो सकेगा। अतः ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है कि ऐसी सभी परिवारों को माह जुलाई 2005 तक 50 किलोग्राम गेहूँ तथा 600 रुपये नगद प्रतिमाह असहाय सहायता के रूप में देने के लिए भी CRF नॉर्म्स में प्रभावित परिवारों को छूट देने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए गए। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें सभापति महोदय, राज्य सरकार ने दिनांक 24/3/2005 को राज्य के 16 जिलों के 928 गांव तथा दिनांक 2/4/2005 को 175 गांव तथा 6/4/2005 को 48 गांवों को, इस प्रकार कुल 1201 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों के फसल में 50% से अधिक खराब हुआ है, उन किसानों के प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को राहत कार्य के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2005 से नियोजित किया जाए तथा जो जिले पूर्व से अभावग्रस्त घोषित हैं, उन जिलों के किसानों को सिंचित खेती में 50% से अधिक फसल खराबा हुआ है, उन किसानों को भी प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राज्य सरकार ने 19 जिलों में 40 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया सभापति महोदय, जिसमें से लघु और सीमांत कृषकों को कुल वितरण योग्य राशि 16.93 करोड़ रुपए देय होती है। उसके विरुद्ध 13.14 करोड़ रुपए की राशि का विवरण ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को किया जा चुका है तथा शेष वितरण योग्य राशि 3.79 करोड़ है,
जो कि झुंझुनू में 42.36 लाख रुपए, दौसा में 50.78 लाख रुपए, गंगानगर में 119.89 लाख रुपए, बारा में 72.2 लाख रुपए, चूरू में 11 लाख रुपए, धौलपुर में 12.19 लाख रुपए, कोटा में 14.2 लाख रुपए, सवाई माधोपुर में 20.66 लाख रुपए, सीकर में 10.37 लाख रुपए एवं टोंक में 20.50 लाख रुपए है। अधिकांश राशि कृषकों को उपलब्ध नहीं होने का कारण किसान उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए नहीं दे पाए। बाकी हमने जो मैंने आपको आंकड़ा बताया उतनी राशि हमने वितरित कर दी है। इन जिलों में सीमांत लघु किसान जिनके अपने निजी कुएं हैं, उनके चालू 2 माह के बिल माफ किए जाएंगे। इस हेतु विद्युत कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा 28.15 करोड़ रुपए का पूर्ण भरण किया जाएगा। इस तरह की सहायता राज्य सरकार के इतिहास में सभापति महोदय पहली बार दी गई। किसान की बिजली के बिल माफ करने का निर्णय राजस्थान में नहीं, आपदा में पुनर्भरण सरकार करेगी। यह हिंदुस्तान में पहला निर्णय है राजस्थान की सरकार का। सभापति महोदय, एक और निर्णय मैं आपको बता देना चाहता हूं। गंगानगर जिले में ओलावृष्टि से खेतों में पानी और फसल के मलबे की वजह से दुर्गंध पैदा हो गई तथा किसी प्रकार की महामारी नहीं फैले एवं वहां के किसानों द्वारा कपास की फसल को समय पर बोया जा सके, इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन किसानों को अपने खेतों की सफाई हेतु अकाल राहत के कार्यों के तहत मजदूर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। मजदूर किसान खुद लगाएगा, खुद खेत को साफ करेगा और प्रत्येक किसान को 584 रुपये प्रति बीघा दी जाएगा। इस प्रकार से घड़साना और अनूपगढ़ के कुल 77,436 बीघा की सफाई कराने के लिए 339.16 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो भी पहली बार है। बहुत ओलावृष्टियां हुई हैं, बड़ी अतिवृष्टियां हुई हैं, फसल कभी किसान की नष्ट हो गई तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी चिंता नहीं की कि उसके मलबे को हटाने के लिए पैसा दिया जाए या किसानों को सहायता दी जाए। हमने किसानों को पहली बार सहायता दी। ये आप मंत्री महोदय, आपके स्टेटमेंट में जो आपने अंकित कर रखा है ना, वही स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप और उसके ऊपर जो विश्लेषण है वो जब इधर विचार सुन लें उसके बाद में आप देना सब। मैं इसलिए बता रहा हूँ सभापति महोदय, इसकी जानकारी बताओ। पहले यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द स्टेटमेंट ओनली। मैं जो मैं शुरू कर देंगे। राजनीतिक भाषण नहीं दे, लिखा है जो पढ़े। जो मैं बोल जो और दे रहे हैं रिएक्शन वो बाद में देना। जो मैं बोल रहा हूँ आपका स्टेटमेंट सुना नहीं जाएगा। मैं इसको भी रख देता हूँ, वैसे बोल जाता हूँ। ऐसा नहीं, स्टेटमेंट वो पढ़ो आप। नहीं, ऐसा कोई आपके द्वारा अप्रूव नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ा जाता है। माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मेरा स्टेटमेंट कोई अप्रूव नहीं है। मैं तो सदन में जानकारी दे रहा हूँ, तो सदन में ये जानकारी तो दूंगा कि हमने पहली बार ये काम किया है जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। ये तो मैं जानकारी दूं ताकि सदस्यों को पता लगे कि क्या क्या काम हमने नहीं किए। तो स्टेटमेंट के रूप में दे रहे हैं आप। ये बात भी कौन रोक रहा था आपको? रखिए ना। हाँ तो बोलो, पढ़ो ना फिर आप। जो कुछ दे रहे हैं वो उसमें तो लिखा नहीं। जवानी भी दे सकते हैं। कालीचरण जी, आपको मालूम है किसानों की पीड़ा क्या है? आप बताए थे, चिंता मत करो, चौथी बार आया हूँ। आप दोहरे बाजार में रहते हैं, वहाँ घड़ाई होती है। मैं कहना ये चाहता था कि आपको मालूम है कि 2 महीने में जो ओलावृष्टि हुई उसमें किसान ने मोटर चलाई नहीं, तो बिल कहाँ से आएगा? आप 6 महीने का बिल माफ करो तब मानेंगे। किसानों के पीड़ा ये है कि क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। अगर आप कुछ मदद केंद्र से भी करवाओ। हमारी सरकार ने इस ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है किसानों के सरकार ने कभी नहीं लिया। ऐसा है, ये सूखे भाषण में तो वरना तो ये सूखे भाषण नहीं है। आपकी सरकार जब चली और सभापति एक बार भी आपने कभी किसान का बिल माफ किया तो बता दो। कभी भी किसान का बिल माफ किया? आज अगर सभापति महोदय, किसान के हितैषी थे तो पिछली बार जब आप राज में बैठे थे तो आपने किसान का बिल बिजली के कितने माफ करे? बात कर रहे हो ना आप? ये बता दो ना पिछली बार। और ओलावृष्टि में आज तक किसी सरकार ने आज तक कोई भी पैसा दिया तो वो बता दो। आज तक भी दिया हो तो बता दो। आज तक किसी ने नहीं दिया। आप देते हो तो मैं बता, आज तक किसी ने नहीं दिया राजस्थान की सरकार ने पहली बार दिया है। किसान के बारे में राजस्थान ने पहली बार सरकार क्यों दे रही है? आप कहाँ किसान की दवाई देने वाले हो? आप जब सत्ता पक्ष में पिछली बार कोई पुण्य का कार्य कर रही है केंद्र सरकार, देना पड़ता है। आपने किसान के दुगने दाम किए बिजली के, तो बात ये लगे। आज किसान की
आज याद आ गई आपको। ये बाहर सरकार से के साथ जो दुर्गति की उसी का नतीजा के अंदर बैठे हो जाके आपस में विवाद मत, सभापति महोदय आपस में विवाद हो रहा है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने ओलावृष्टि के लिए जो कुछ किया है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर अभी तक काश्तकारों की क्षति। महोदय को सुन लो स्टेटमेंट, उसके बाद धन्यवाद दे देना आप मंत्री महोदय। सभापति महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य काफी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं झुंझुनू में गया था, डीएलओज की मीटिंग ली थी, आप भी उसमें उपस्थित थे। आपने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी जितनी सहायता हो उतनी दिलाओ और बिजली के बिल माफ करो, हैं? आपने कभी सत्ता में रहते हुए किसानों की चिंता की थी क्या बिजली के बिल माफ करने? आज भी यही कह रहा हूँ आपको, आज भी यही कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन आपको निवेदन किया था। आपने कहा कि मैं भाषण में आज कह नहीं सकता हूँ। मैंने कहा अगर आप कुछ करना चाहते हो 6 महीना बिल माफ कर दो, हम संतुष्ट हैं। आपने कहा मैं आज इस बात को पुष्टि नहीं देखूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूँ उससे कहूँगा। तो आपकी बात की मैंने पालना कर दी। कहाँ कर दी? उसके बाद भी आप नाराज हो? 2 महीने की? हाँ, 2 महीने को बिल माफ ऊँट के मुंह में जीरा है, ऊँट के मुंह में जीरा है। उसका उपाय भी बता देता हूँ। अगर अभी जीरा भी नहीं दिया, उपाय भी बता देता हूँ, उसका उपाय बता देता हूँ। जीरा की बात करने अब तुम्हारे को 6 महीने याद आने लग गए और जो 1 महीने का भी नहीं दिया। भूल गए क्या? किसान बन गया आप। किसान की गरीबी, किसान की दुर्गति गरीब भाषण दे रहे हो। 156 में से 56 बैठे हो। हम किसान की बात उस समय भी बैठ कर करते थे और आज की सरकार में भी हमने बिजली का दाम नहीं बढ़ाया, कंपनियों को भी पैसा सरकार ने दिया और तुमने किसान को दुगने दाम बिजली के किए। 5 साल तक काल पड़ा, हमने कभी एक दिन बिजली का बिल माफ नहीं किया। और आज किसान की बात करने लग रहे, आज किसान याद आ गया आपको, 6 महीने की बात करने लगे। हम बात बुरा किया ना, इधर आ गए ना, हम अच्छा करने लग रहे। हम अगर बुरा करेंगे तो राजस्थान की जनता जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमारे को बता देगी। ये कोई लिखा नहीं है, राजा का राज नहीं है। अरे राजा का राज नहीं है। अगर हम गलत करने लग रहे तो जनता समय पे बता देगी हमारे को। हमें बताएगी ना। हम आज हमारे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहली बार और राष्ट्रीय में पैसा दिया। 2 महीने के बिजली के बिल माफ किए तुमने, एक दिन का भी किया। चलो माननीय सभापति महोदय, 6 महीना बिल माफ करो। कांग्रेस ने काश्तकारों के साथ बहुत अच्छा काम किया। बिजली का बिल कितना माफ किया था? सभापति महोदय, आप जोरी बाजार से आते हो, आपको मालूम नहीं है? जोरी बाजार जाते हैं। इनका स्टेटमेंट पूरा करवा दो ताकि पूरा पूछ ले। सुनो, इन्होंने कहा 2 महीने का माफ किया, आपने कितना माफ किया था अपने समय बताओ। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ रहा है, कृपा करके आप तो सुनिए मेहरबानी करके। सत्ता पक्ष का स्टेटमेंट है, मंत्री महोदय बोल रहे हैं और आप भी उनको हस्तक्षेप कर रहे हैं बीच में। वो उधर वाले जिले से आने वाले माननीय सदस्य तो आपे से ही बाहर हो रहे हैं। फिर जोरी बाजार से ये भी उछल पड़े, आपके यहाँ कहा ओले पड़े, आपके यहाँ तो कोई ओला पड़ा ही नहीं है। मंत्री महोदय कृपा करके। माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो कांग्रेस कार्यकाल में पूर्वी सरकार ने किसानों के हित में जो काम किए, मैं खासकर के हित की बात कर रहा हूँ। ये परंपराओं को बनाए रखिए। मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं, वन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर चर्चा होनी है। काश्तकारों के लिए समझते हैं क्या? काश्तकारों के लिए तो पहले सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, उसके बारे में आपका की जरूरत नहीं है उनको। मैं आपका ही तो गुणगान करना चाहता हूँ, आपकी सरकार का ही तो गुणगान करना चाहता हूँ। बीजेपी को आप ये बताइए, काश्तकारों के हित की बात करने वाले माननीय सभापति महोदय, नेरा में 3 साल तक पानी नहीं चला और काश्तकारों के सिर पे आप मुआवजा पानी का मामला मरते रहे। क्या आप न्यायसंगत थे? और आज काश्तकारों की आप वकालत कर रहे हैं, उस समय कहाँ चले गए? आप बिराज जाइए, सदन को चलने जाने दीजिए ठीक से। आप मेहरबानी करके बिराजिए, मंत्री जी का वक्तव्य हो जाना चाहिए। वक्तव्य दीजिए आप। देखिए वक्तव्य आपने अपने वक्तव्य आप जरा उस कुर्सी पे बिराज जाए तो अच्छा लगेगा। आपके वक्तव्य की शालीनता इसी में है कि शांतिपूर्वक पक्ष और विपक्ष दोनों सुन लें और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया माननीय सदस्यगण दे देंगे। आप अपनी शालीनता बनाए रखिए, स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कहें ताकि उस पर विवाद बढ़े। सभापति महोदय, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं झुंझुनू में डीएलओज की मीटिंग लेने गया था तो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा था तो भड़के बिजली के बिल माफ करवाओ। क्या आपको सुनकर यही भड़के? बढ़ गए ना। तो वो तो गलत भिड़ रहे हैं, अब इसका मैं इलाज क्या करूं? सभापति महोदय वो जबरदस्ती भिड़ रहे हैं तो मेरी बस की तो बात है नहीं झुंझुनू के चौधरी से लड़ने की। तो मैं इनके आते ही इस बात की हमने चिंता की, मुख्यमंत्री जी को मैंने जानकारी दी और उन्होंने 28.15 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए। ये हमने किया सभापति महोदय। एक दिन मैं
जयपुर से सवाई माधोपुर जा रहा था, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, तो मेरे को रास्ते में एक गांव का आदमी मिला, उसने कहा बिजली पड़ गई एक आदमी पर और उसके कारण वो मर गया। बिजली भी कैसे पड़ी? छतरी थी, छतरी हाथ में थी, एक बकरी को चरा रहा था, पूरा परिवार का पालन पोषण बकरी से होता था। उस बकरी को जैसे छतरी के नीचे लाया और ऊपर से बिजली गिरी, वो आदमी मर गया। उसके आगे पीछे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं मिला, तो हमने सोचा आपदा प्रबंधन विभाग से ऐसे असहाय व्यक्ति को सहायता दी जानी चाहिए। मैं जब लौटा तो मैंने विभाग के अधिकारियों को बुलाया और विभाग के अधिकारियों को बुलाया कि ये आपदा है और इसमें हमको मदद करनी चाहिए। अड़ंगेबाजी तो बहुत हुई, पर मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और ये गर्व का विषय है कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में कोई बिजली के गिर के मरने की ये पहली राजस्थान की सरकार की सहायता है जो 27 लोगों को दी है। 50,000 रुपये एक परिवार, मृतक के परिवार को 50,000 रुपये सहायता देने का ये पहला नमूना है राजस्थान की सरकार का। आपने तो संभाला ही नहीं किसी को। ओला से मर जाए, बिजली से मर जाए, बाढ़ से बह के मर जाए, अकाल से मर जाए, आपने किसी को नहीं संभाला। हमने 50,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है कहाँ का कितना कितना बांटा है। 27 लोग मरे हैं, 27 लोगों को हमने 13.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। सभापति महोदय, ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त कच्चे पक्के मकान, कच्चे पक्के मकानों के लिए आपने कभी राशि दी है? सभापति महोदय, ये हमने ही नहीं दी, प्रावधान रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी दौसा के टूर पे गई थी तो सभापति महोदय एक नहीं 6 लोगों को जिनके मकान ध्वस्त हो गए थे ओलावृष्टि के कारण, उसको प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये मकान बनाने के लिए पैसा दिया। ये भी पहली बार दिया है, आपने तो कभी भी नहीं दिया, आपको मैं सावधान कर रहा हूँ। दूसरा, सभापति महोदय, ऐसे निशक्त जन जिनके पास काम करने की शक्ति नहीं है तथा खाने पीने का सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाकर अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्ति को 50 किलो गेहूं तथा 30 रुपये नगद प्रति माह की राशि दी जा रही है। ये हम स्पेशल कंपोनेंट का जो गेहूं है उससे दे रहे सभापति महोदय। विभाग ने कृषि फसलों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में कन्वर्जन करने के निर्देश सहकारी विभाग को दे दिए। अच्छा किया ना सभापति महोदय। विभाग ने अभावग्रस्त घोषित गांव की राजस्व लगान स्थगित कर दी है, कोई वसूली नहीं करोगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को प्रार्थना की कि हमारे ओलावृष्टि से इतना जबरदस्त नुकसान हो गया, आप जल्दी से जल्दी एक टीम भेजो, और एक टीम भारत सरकार की हमारे यहाँ आई हुई है जो प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही है। 6/4/2005 को इन्होंने प्रभावित क्षेत्र को आई, जिन्होंने 7/4/2005 को दौसा, भरतपुर, अलवर, 8/4/2005 को गंगानगर जिले का जायजा लिया है तथा आज 9/4/2005 को झुंझुनू जिले के दौरे पर। हमने आग्रह किया, हमने टीम को बुलाया और टीम को बुला के हम प्रभावित क्षेत्रों को सभापति महोदय दिखा रहे हैं, और हमने भारत सरकार से मांग की है कि हमको 210 करोड़ रुपए और 40,000 मैट्रिक टन गेहूं दे दें। तो ये जो कह रहे हैं ना, और बिजली के बिल माफ करो, बड़े किसानों को भी दो, और जो रह गए जिनके नुकसान हो उनको भी दे दो। हमने तो हमारे लेवल पे इतना कर दिया। मैं पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कहूँगा और बाकी के प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहूँगा कि टीम से हम तो मिले ही हैं, टीम से आप भी मिलो और कहो भारत सरकार को प्रार्थना करो ताकि जो हमने CRF के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन की बात कही है, जो बहुत कम है, 2,500 रुपया सिंचित का और 1,000 रुपया असिंचित का, उसको दुगना करने की बात हमने कही है, और बाकी की चीज़ें हमने मांगी है किसान के नुकसान की, भारत सरकार हमको देगी तो हम किसानों तक उसको भी पहुंचाएंगे। और अब तक जो हमने किया सभापति महोदय, आज तक के इतिहास में राजस्थान की किसी सरकार ने नहीं किया, और आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं किया, ये भले आप पता कर सकते हैं। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य, मैं ओलावृष्टि पर माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, ये सही है कि ओलावृष्टि राजस्थान में इतने इससे बड़े रूप में हुई और आपने ये मुआवजा देने का और ये कार्यक्रम आरंभ किया, ये निर्विवाद बात जी। मुआवजा नहीं, सहायता। हाँ, सहायता। आपके यही समर्थन कर रहे हैं, वो आप क्या जुड़वा सहायता दिया इन्होंने, और अगर कर रहे हैं हर सरकार का
हाँ कोई बात नहीं, आप सहायता कह दो, मुआवजा कह दो, हाँ सहायता राशि मान लें, तो उसमें वो विवाद की बात। और आपने ये कि नया सुविधा और नई सहायता देने का जो कार्यक्रम आरंभ किया, ये अच्छा काम किया, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। आपसे 3-4 बात निवेदन करना है। पहला मेरा निवेदन ये है कि आपने स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को जो शुरुआत की है, उसमें मेरा जो निवेदन है वो ये है कि किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओलावृष्टि किसान के किसी खेत को उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से या उसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं देखती है। किसान किसान है। आपने जब ये इस योजना को आरंभ किया ही है, तो मेरा सुझाव ये है कि भले ही हमने इस योजना को आरंभ नहीं किया हो, मेहरबानी करके इसको हर किसान के लिए जिसकी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है, इस योजना का विस्तार आप वहां तक कीजिए। होता क्या है, इसमें एक संशोधन और करने की जरूरत है। कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं, लेकिन उन विचारों का उनके पिता मरने के बाद खाता तब्दील नहीं हुआ, इंदिरा दुरुस्ती नहीं हुई, तो वो गरीब जो भूख से मर रहा है, वो किसान जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, उसको आपने इस नीति के अंतर्गत उसको आप सहायता नहीं दे पा रहे हैं। और वो मार्जिनल फार्मर, वो किसान आज भी उस ओलावृष्टि की मार से पीड़ित है, और वो आपकी सरकार आपकी तरफ इस दृष्टि से देख रहा है कि उसके बगल वाला स्मॉल फार्मर जो है उसको तो सहायता मिल रही है, और उस गरीब ने क्या अपराध किया था। अब आप कोई मुझे ठेके थोड़ी चलाना है, मुझे तो बात करना है। आप बोलिए आप उनसे नहीं, यहाँ पे ये तो छोड़ो। हरिओम जी आप क्या चलाते हो, फिर हम बोलेंगे तो क्या चलाते हो। हाँ छोड़ो, ने बताने दे। आप दबते क्यों हैं? बैठ गए, वो में बोलते आप बैठ गए। दूसरा मेरा जो आपसे निवेदन है वो ये है कि किसान के क्रेडिट कार्ड बने और उन फसलों का बीमा अपन ने करवाया। बैंक ने उनसे बीमे की राशि ले ली, किसान के खेत का बीमा हो गया। अब इस नीति में इस स्थान पर भी संशोधन की आवश्यकता है कि जिस किसान का खेत ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुका, लेकिन बीमा कंपनी एक पैसा भी उसको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक यूनिट का सवाल फंस जाता है। और उस यूनिट के सवाल के का उसका क्या दोष है? उसने पैसा दे दिया बीमा कंपनी को, उसने अपनी किस्त दे दी, और इसके बाद उसको मुआवजा बीमा कंपनी नहीं दे, तो ऐसे बीमे से क्या फायदा है। तीसरा मेरा आपसे जो निवेदन करना है वो ये है कि आपने ये घोषणा की थी कि जो ओला प्रभावित जो गांव है, ओला वृष्टि से प्रभावित जो गांव है, उनमें आप अकाल राहत काम चालू करेंगे। एक हमारे तरफ कोटा डिवीजन में किसी भी स्थान पर कोई अकाल राहत कार्य, खास तौर से बूंदी के जितने भी गांव हैं, उसमें एक में भी अकाल राहत कार्य इस समय तक भी, हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी भी विराजे हुए हैं, एक भी गांव में अकाल राहत कार्य कहीं भी जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पर चालू नहीं हुए। आखिरी में मेरा एक प्रश्न है, आपने लगभग 1200 गांव बताए, आपने 1200 गांव बताए, जबकि मेरी सूचना के हिसाब से जो कलेक्टर ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसमें कुल प्रभावित गांवों की संख्या 1565 है। आपने जब नाम बोला उसमें आपने बूंदी से कलेक्टर की रिपोर्ट है, आपने जो सूचना दी उसमें बूंदी में 26 गांव प्रभावित बताए, आपने अपने उसमें बूंदी का नाम ही नहीं लिया। तो ये जो कलेक्टर्स ने रिपोर्ट भेजी है 1565 गांव की, उन 1565 गांव के बजाय आप अपने अभी स्टेटमेंट में 1200 गांव बता रहे हैं। तो ये 1500 गांव में बाकी के गांव ने ऐसा क्या अपराध किया था जो आपने छोड़ दिया? इन बातों का जवाब माननीय मंत्री जी दें। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सभापति जी, दो मेरे छोटे प्रश्न, बड़ी बात पद उसके बाद में आप सबका एक साथ। क्या सरकार से मैंने मांग की थी 6 महीने के बिल माफ करने की, क्या सरकार इच्छा रखती है? पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य
आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, स्पीच नहीं करेंगे, स्पीच नहीं कर रहा हूँ साहब, तो उसके बाद ये सरकार को इच्छा के ऊपर जारी कर रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछो आप। क्या सरकार 6 महीने के बिल कृषि कनेक्शन के बिल माफ करने की इच्छा रखती है, या वैसे भाषणों में खत्म हो जाएगा सारा मैटर? नंबर 2, आज केवल लघु और सीमांत कृषक को ही आप केवल दे रहे हैं राशि 2500 और 1000 रुपया। इसमें क्या है माननीय मंत्री जी, इसमें एक दादा जिंदा है और उसके पोते खेती कर रहे हैं, और 100 बीघा जमीन के टुकड़े 20 जगह हो गए, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो दादा जब तक जिंदा है तब तक उसके खेत की अंधकार चढ़ नहीं सकता, रजिस्ट्री हो नहीं सकती, तो सारे लघु कृषक ही हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसान की सारी अगर अलग अलग से आप उसकी गिरदावरी लेंगे तो सबसे ज़्यादा ये केस मिलेंगे आपको लघु कृषक और सीमांत कृषक के। पर एक बेटे, इसके दादे के 4 बेटे हैं, चारों के 16 पोते हो गए और वो ज़मीन 20 जगह बैठ गई, परंतु हुआ क्या कि दादा जब तक जिंदा रहता तब तक ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, और उस ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक वो एक ही दादे के नाम बोलते रहेगी। तो मेरा इच्छा यह है कि आप उनकी सारी गिरदावरी अलग अलग करवा करके और लघु और सीमांत कृषक के रूप में उनको मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, जो क्रेडिट कार्ड बनाए हैं उनमें सब में राशि कटती है बैंकों में, और आज तक पहले जो फसल थी उसको मुआवजा नहीं मिला, दूसरी फसल और सामने दिक्कत आ गई। क्या गंगानगर में आपने जिस तरह किसानों को मलबा इकट्ठा कराने के लिए राशि दी है, क्या झुंझुनू जिले में आप दयनीय स्थिति आप देख के आए हैं चिड़ावा तहसील में, क्या उन किसानों को देने की इच्छा रखते हो? ये बहुत अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव तो ओरिजिनल हमारा है। सभापति आपकी तरफ से बोल गए दो। नहीं, स्थगन प्रस्ताव तो मेरा है, तरफ से क्या होता है इसमें? वे 2 मिनट हम क्यों नहीं पूछ सकते? स्थगन प्रस्ताव तो हमारा है। तो हाउस की विधानसभा की हो गई, हाउस की हो गई। सभापति महोदय, बनाई किसने? हमने बनाई ना। कोई भी पूछ सकता। ओरिजिनल मूवर को आप अलाउ नहीं कर रहे। कोई भी पूछ सकता। आपको मालूम है ओरिजिनली स्थगन किसने दिया है? अरे जुबेर खान जी 2 मिनट। सभापति महोदय, 2 मिनट ही मैं तो पूछूंगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बीच वालों को भी थोड़ा मौका। तो सरकारी पक्ष का आदमी बोल रहा है, वो इंगित करता है कि मंत्री में उनका विश्वास नहीं है। बाकी ऐसा है, माननीय जोशी जी, जरा मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, जुबेर खान जी ने टाइम दिया। आपके जमाने की ये परंपरा यही रही है। हमारी परंपरा मानते हैं कि हमसे मंत्री होते थे, कुछ विधायक नाराज थे, ये भी इनके मंत्री को विधायक नाराज है, ये मालूम होना चाहिए। तकलीफ थोड़ी है। सदुपदेश उन्हीं का माना जाता है जो चीफ विप से सब नाराज होते हैं। चीफ विप को कुछ नहीं होता है, खुद ही कुछ होता है, चीफ विप खुद ही कुछ रहता है, तो कोई कुछ नहीं होता। पंडित जी तो बैंगन खाए कहे उसका पच करना कौन मानेगा? अरे चीफ विप से सब नाराज होते हैं, आपसे कोई खुश नहीं है, आप बैठे रहो। क्यों डॉक्टर साहब के खिलाफ लोगों ये प्रथा कांग्रेस में थी मुख बंद करने की, यहाँ आजादी है, सब बोल सकते हैं। ये आपने मुख बंद कार्यक्रम तो कांग्रेस में लागू किया था। तो हमारे चीफ विप से सब खुश है। हम लोग सब खुश है हमारे चीफ विप से। आपको कैसे पता हम नाराज? हम सब खुश हैं, पता है हमें, हम खुश हैं। सभापति महोदय, आपकी शकल नजर आ रही है। अरे जो सर्वाधिक नाराज है, सभापति महोदय, सर्वाधिक नाराज है, वो अभिनय कर रहे हैं कि हम खुश हैं। माननीय मंत्री ये बिल्कुल गलत बात है। हम सब लोग खुश हैं, एक साथ है, एकजुट है। आप लोग हमें फूट डालना चाहो, आप सफल नहीं हो पाओगे। जो खुश है उनको बोलने की जरूरत नहीं है, जो खुश हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। माननीय सभापति जी, ये तो प्रतिपक्ष के भी कोई 2-4 मेंबर हैं जिनको पीड़ा हो सकती है, बाकी सारे लोग खुश हैं। सत्ता पक्ष में सरदार जी। माननीय सभापति महोदय, ये सरदार जी सभापति महोदय के गंगानगर हनुमानगढ़ ऐसी क्या बात होगी भाई साहब? अच्छी बात है, बोलिए। आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सरदार जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। ऐसा है साहब, आपके माध्यम से मैं थोड़ा सुझाव देना चाहूंगा मंत्री महोदय को। सदस्य के सरदार जी क्या मतलब? मान्य सदस्य। अरे सरदार की पदवी बड़ी होती है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग गंगानगर सदन के बाहर है, कुछ लोग सरदार पर काबू करते हैं कि हमारा क्षेत्र है सरदार का लवाना। गंगानगर हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान में माननीय सदस्य हैं,
जो और वो तो भाई पर सरदार हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो है कि हुआ ऐसा। और मैं कह सकता हूं कि गंगानगर में और हनुमानगढ़ में तो हमने आंखों से देखा है कि जो नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद असी गंगानगर के जितने भी विधायक या मंत्री सब लोगों ने आके राहत मंत्री सीएम साहब नूं ये असी कहा कि सब इन्ना नुकसान होया कि जो किसान उसका भरपाई नहीं कर सकता। और मैं सदन की नेता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा तुरंत ही प्रोग्राम बना के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान का जानकारी करी, और साढ़े राहत मंत्री भी साथ पधारे, और जो इन्होंने वहाँ देखा वो बहुत ही ऐसा सी कि अपनी आंखों से देख लिया कि किसान का नुकसान पूरे का पूरा होया। और जिस तरह उसमें मेरे 2-3 सुझाव है, और मैं इससे ये नहीं कहना चाहता कि भी इतना जो जितना बन सकता है, जिस तरह हमारे इन्होंने एक इकाई तहसील को माना है कि पूरी तहसील का नुकसान हुए तो बीमा मिलता है। किसान ने अलग अलग अपने बीमे कराए हैं, व्यक्तिगत बीमे उन्होंने लोगों ने भरे हैं। मेरा आपसे सदन से, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, अगर ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाए कि जिस खेत का नुकसान होया, खेत चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये किसान का जब सीलिंग होगी हमारे तो बड़ा छोटा किसान नहीं रहा। उसमें ये जरूर गलती है कि कुछ लोगों ने, हमने उसकी दुरुस्ती नहीं कराई, उसकी तकसीम नहीं कराई कि हम अलग अलग, जैसे हमारे परदादे के नाम पूरे गांव का खाता पड़ा, वो 10 आदमी सी, हम उसमें 1000 आदमी हो गए, वो वगैरह से चलता है। तो मेरा राहत मंत्री से सुझाव है कि उनको शामिल कराया जाए, कि उसका देखा जाए कि 3 पीढ़ियों का खाता इकट्ठा पे तो उसको बड़ा किसान ना माना जाए। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जिस तरह नुकसान अनूपगढ़, गंगानगर के करसाना में दिया है, इसको पूरे का पूरा लिया जाए, चाहे हनुमानगढ़ आता है और चाहे झुंझुनू आता है और चाहे कोटा आता है। मेरा ये सुझाव है आदरणीय मंत्री जी से, और इस सुझाव को मान के जो आपने मौके पर जाके आपने मौका देखा, और मैं गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से आदरणीय सदन की नेता और राहत मंत्री का बहुत ही आभारी हूँ। आपने मेरे को समय दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय बोलिए बोलिए, लास्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने से पूछना चाहता हूं, आपको माननीय परंपरा तो गई निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेकर ये हमें थोड़ा जजता नहीं कि वो पीछे बैठे वो बोलो साहब, वो सरदार जी बोलो। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता चेयर को, पर कृपया हमारी परंपराओं को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अगर चुनाव क्षेत्र से संबोधित किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसा ही हो रहा है। और सभापति महोदय ये भी परंपरा रही है, नहीं तोड़ी जा रही है, परंपरा के अनुसार ही हो रहा है। ये भी परंपरा रही है इस सदन के कि जो लोग स्थगन देते हैं सबसे पहले उनका नाम पुकारा जाता है कोई सवाल क्वेश्चन पूछने के लिए। ये पहली बार परंपरा देखी है कि जिन लोगों ने स्थगन मुंह पेश किया है उनको कोई ध्यान नहीं देता और पीछे से खड़े हुई है और आगे से खड़े हुई है, ये परंपरा नहीं रही है। अरे आप जो पूछना चाहते हैं वही सब पूछ रहे हैं। अब की बार आपको आप भी किसान का भला चाहते हैं तो दूसरे भी किसान का भला चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बात पर आइए आप। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से 2-3 पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ओलावृष्टि, आपके सत्ता पक्ष के मुख्य चीफ व्हिप साहब ने ये व्यवस्था चाहिए कि सिर्फ प्रश्न ही पूछ सकते हैं। प्रश्न ही पूछ रहा हूँ मैं, वही आप सत्ता पक्ष के क्या प्रश्न पूछेंगे? आप प्रश्न कुछ प्रश्न तो हम भी गांव से आते हैं तो प्रश्न तो साहब जो है वो पूछेंगे। ओलावृष्टि में जो सीमांत और लघु सीमांत किसानों को आपने मुआवजा दिया, लेकिन दूसरे जो और किसान हैं उनके लिए क्या कुछ सरकार करना चाहती है? क्या मंशा आपकी? नंबर 2, आपने अभी कहा आपने उसमें कि भाई हमने मिड टर्म लोन के लिए जो है ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कर दिया। आज भी हमारे ज़िले में और कई ज़िलों में सहकारिता विभाग कर्जे का अभियान चला रहा है। आपने यहाँ कहा है इसको भी आप दिखवाकर इसको मिड टर्म लोन में, जिस तरह से आपने कहा कि हम इसको बदल देंगे, उसको मिड टर्म लोन में आपको बदलना चाहिए। तीसरा मेरा आपसे सवाल है कि ओलावृष्टि जिन जिलों में हुई है, जिस क्षेत्र में हुई है, तो इस ओलावृष्टि में आपने कितनी लेबर, जो मजदूर कितने लगाए हैं, उसके बारे में बताने का। बोलिए। मुझे कुछ नहीं पूछना।
ये आंगड़ियां करो माने अच्छो बोलो। विराजिए आसन के लिए। अब सभापति महोदय, माननीय सदस्य हुक्म। आप परंपराएं को ज्ञान करवा रहे हैं। सदन के आसन पर विराजमान जो हैं वो किसी भी तरह से इशारे से ओ नो 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 नो, आप मैं कम से कम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सभापति महोदय, इस सदन की कुछ परंपराएं गरिमा होती है। ये नहीं होता कि इस प्रकार से सरदार जी खड़े जाओ, पीछे खड़े हो बोल दो और ये अंगुली कर दी खड़े हो बोलो। देखिए साहब, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल साहब। विराजिए मैं बैठ जाऊंगा पर यहाँ सबक आपका यहाँ पर बहुत गरिमापूर्ण व्यवहार रहा हुआ है, वो सबको पता है। तो इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ। मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, पूछो ना। ये नहीं बोलना चाहते। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अच्छी तरह ध्यान है कि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था। जिस दिन विधानसभा शुरू हुई थी हमने सेकंड लगाया था। तैयारी सारी हम करें, डेटा कलेक्ट करें और जब वक्तव्य मंत्री दे तो आप आगे से पीछे से आप ये तो ध्यान रखिए कृपा करके कि जो लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उनका एक महत्व होता है। आप क्या कहना चाहते हैं ये बाबू फरमाइए। सभापति महोदय, इनको कुछ नहीं कहना। सभापति महोदय, आज समाचार पत्रों में जब आप जैसे विद्वान आदमी का नाम आया, प्रतिपक्ष के नेता पर आप विराजेंगे उस पद पर, तब से इनको तकलीफ हो रही है। अब कांग्रेस के अंदर की राजनीति और उसका परिलक्षण यहाँ सदन में हो, मैं समझता हूँ ये तो ठीक नहीं। अब आप वहाँ विराजते हो, पूरे सदन को खुशी है सब लोगों को। कई लोगों ने आप में जवाहरलाल का रूप देखा है, कई लोग, इसलिए इनको आपका वहाँ विराजना ठीक नहीं लगे थे। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय कार्य मंत्री अखबारों के आधार पर यहाँ बात कर रहे हो आप? ये मुख्य सचेतक जी से पूछिए, ये सही है क्या कहना? लग रहा है क्या? ये सही लग रहा है क्या आपको? आपको के आधार पर कोई बात नहीं की जा सकती। आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी बारी नहीं आएगी। मैं तो संतुष्ट हूँ। नहीं, आप संतुष्ट तो नहीं हो। आप हो सकते हो। मैं तो अपने पद की गरिमा को समझता हूँ। आप दबाव हरिमान जी का यहाँ पर इस मजबूरी है कि आपको संतोष रहना करना पड़ रहा है। आपको पूछ कौन रहा है? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आसन से सम्माननीय आसन है और आसन को इस प्रकार अपमानित करना, इस प्रकार इंगित करना हम सहन नहीं करेंगे। ये सदन की गरिमा नहीं है। आसन को इंगित करे जो अन्य सभा आप लोग दबाव बना रहे हो कि किसी अल्पसंख्यक को बनाया जाए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, जब तक सभापति महोदय बनो ना कल बनो। ये अब मैं इसी आसन पर किसी अल्पसंख्यक को हम आपका नंबर दो नहीं सहन करेंगे। इनसे दूसरी तीसरी और चौथी पे इस प्रकार आसन का अपमान किया जाता है, हम कभी सहन नहीं करेंगे। हम युवा विधायक हैं, हम आपके साथ हैं। विधानसभा है, अखाड़ा नहीं है इस तरह से। यहाँ कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। माननीय सभापति महोदय, आराम से। मैं तो आसन से व्यवस्था चाहता हूँ। एक मिनट यार, चुप रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आसन से व्यवस्था चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष ने कई बार इस सदन में व्यवस्था दी है कि समाचार पत्रों में छपी हुई खबर के आधार पर सदन में कोई बात नहीं की जा सकती। कोई साधारण सदस्य नए सदस्य कोई बात कहता तो बर्दाश्त हो सकती है। खुद संसदीय कार्य मंत्री आसन से दी हुई व्यवस्था का उल्लंघन करें और ये सदन बर्दाश्त कर ले। जो प्रशिक्षण कराते हैं ये चीज जो है ये आसन की व्यवस्था के खिलाफ है। सदस्य अखबार में पड़ी हुई बात को आप आधार बना रहे हो। साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है। विराजिए। सभापति महोदय, आपका नाम लेने से माहिर साहब इतने क्यों खपा है, मेरे तो ये समझ में नहीं है। अरे लेकिन हमारे क्या संबंध है? आसन की आज्ञा के बोलना माहिर राजा हो रहे हैं। फिर अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपका व्यवहार से आपका संबंध बता रहा है कि क्या संबंध है। नाथू सिंह जी और आपकी व्यवस्था सुधार लो। हम तो सब एक है, हमारा दल एक है। जो दिख रहा है माननीय सभापति जी को इस प्रकार कह रहे हैं। माननीय सभापति जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं और इस आसन पे भी बरसों बैठ सकते हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। ये आपकी सिफारिश के मोहताज नहीं है, ये इनकी काबिलियत अपने आप है। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अब आप अभी सूचना आई है कि के मुकाबले में आप तो बसपा से डेपुटेशन पर आए हैं कांग्रेस में। पहले बसपा में थे, जनता दल में थे, अब कांग्रेस में डेपुटेशन पर आए हो। आपका क्या काबिलियत को चैलेंज किया।
उधर मुंह करते हो आप? इधर उधर कोई आपका कोई दल नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। आप पार्टियां बदलते रहते हो। अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं का आभारी हूं। कृपा करके थोड़ा सहयोग दें। और आप माननीय प्रतिपक्ष के मुख्य सदस्य जी, बार बार आप सरेंडर करते हैं। आप अपने बोलने के अधिकार को लूज कर रहे हैं। अगर एक माननीय सदस्य बोलते दूसरे खड़े होते सरेंडर कर जाएगा तो आपने उसका अपॉर्चुनिटी खो दी है। आप पार्टी के चीफ व्हिप हैं, आप सरेंडर क्यों होते हैं दूसरा खड़े होते ही? क्यों डालते हैं? किसी भी माननीय सदस्य बोल रहा है, बीच में वो खड़ा हुआ, वो बैठ गया, इसका मतलब वो सरेंडर कर दिया, उसने अपने अपॉर्चुनिटी सरेंडर कर दी। फ्लोर पर पोजीशन उनका हो गया। जब फ्लोर पर पोजीशन उनका होगा तो उसको राइट मिल गया बोलने का, वो जितना लंबा उतना बोलेगा, आपका टाइम चला जाएगा। सभापति महोदय, मेरे अंदर कुछ संस्कार हैं, मैं उन संस्कारों को नहीं तोड़ सकता। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। इस सदन में मैं हा हुल्ला नहीं कर सकता। ये मतलब मेरा अधिकार चला जाएगा इससे। इसका मतलब मैं भी हा हुल्ला करूं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय, अलवर और भरतपुर के साथ मैं काफी तहसीलों में काफी संख्या में ओलावृष्टि हुई और वहां एसडीओ और तहसीलदार जब मौके पे गया तो उनके ये शब्द थे, ये तो तबाही नहीं कयामत है। इस तरह के शब्द एसडीओ और तहसीलदार के थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर भरतपुर में किसान नहीं रहते क्या? सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या कोई भी प्रतिनिधिगण अलवर और भरतपुर के उन क्षेत्रों में गया जहां पर ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है? नंबर एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। दूसरा, हमारे यहाँ एक प्रथा है, जो लोग बड़े जमींदार होते हैं वो छोटे जो काश्तकार होते हैं या भूमिहीन होते हैं वो बटाई पे उनको खेती देते हैं और या फिर ठेके पे देते हैं कि 5,000 रुपए साल में या 10,000 रुपए साल में, जैसी व्यवस्था वहां होती है। अब आपने क्योंकि जुताई किसी ने करी, बुआई किसी ने करी, पानी किसी ने दिया, मेहनत किसी ने किया, क्योंकि खातेदारी किसी और के नाम है, आप उनको वंचित रख रहे हैं। ये बात सही नहीं है। आप ये व्यवस्था कराइए कि अगर किसी गरीब आदमी ने भूमिहीन में, और ज्यादातर इसमें एससी के लोग हैं जो बाटे पे जमींदारों के यहाँ खेती करते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, उनको मुआवजा दिलाइए। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने कहा 50% से ज्यादा जहाँ खराब है वहां अकाल के काम शुरू कर दिए गए हैं। कोई काम अलवर जिले में नहीं शुरू किए गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वही काम सैंक्शन किए जा रहे हैं जिनमें माननीय एमएलए और सांसद डवटेल के लिए पैसे दे रहे हैं। जिन गांव में अगर एमएलए और एमपी नहीं देंगे उन गांव में क्या अकाल रात के काम नहीं चलेंगे? आप ये निर्देश दीजिए जिले में कि जिन गांव में भी ओलावृष्टि हुई है या अकाल से प्रभावित गांव है, उन गांवों में चाहे एमएलए एमपी की परवाह न करते हुए अकाल के राहत के कार्य खोले जाएं, ये स्वीकृति दी जाए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और आपने कहा बिजली के बिल, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में बिजली के बिलों के ऊपर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आपके अधिकारी ये कहते हैं कि आदेश ला के दिखाइए। यहाँ से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर के आदेश हमें लाके दीजिए, जब ही हम बिलों को माफ करेंगे। ये आप व्यवस्था कराइए। आप कल अलवर पधार रहे हैं, इसलिए आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये 2-3 पॉइंट के ऊपर अगर आप सही में गरीबों को जिनका नुकसान हुआ है, लोगों को मजदूरी देना चाहते हैं या बिजली के बिलों को राहत देना चाहते हैं, ये 2-3 व्यवस्थाएं कराने की जरूर कृपा करें। यही आपसे निवेदन करना चाहता था। मंत्री महोदय, आप बोले उससे पहले आपने फरमाया कि आप सवाई माधोपुर जा रहे थे, रास्ते में कुछ किसान आपको मिले। मैं भी ढूंढने जा रहा था तो मेरे को भी रास्ते में किसान मिले। मेरे से पूछा कि मंत्री महोदय के पास कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर पटवारियों ने 50% का खराबा दिखा दिया, कैसे न पाओ? 49%, 1% कम होते ही 49% होते ही और हम तो आ गए उसमें 50% नीचे और वो लोग आए 50 ऊपर। आपका के मंत्री महोदय के पास से कौन सा पैमाना भेजा है पटवारियों के पास जिससे उनको मेजरमेंट किया है? ऊर्जा मंत्री जी के पास तो पैमाना है, इनके पास 2 पैमाने हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं और एक चरखी वाले मीटर्स हैं। आपके पास कौन सा मीटर भेजा है ताकि वो उनको संतोष हो सके? 50% से 49% भी है, 48 भी है, उनको तो आप कुछ देंगे नहीं या देंगे? उनको तो मुआवजा आप देंगे नहीं, सिर्फ 50% वालों को देंगे। तो 1% से वो लूजर हो गए।
तो उसने बेचारे ने बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। आपने जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उधर बैठ करके आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये 1% का पटवारी जिसको 50% खराबा दिखा दिया। बिसाऊ के अंदर मेरे पास से टेलीग्राम आए हैं, रजिस्ट्री आई है, कलेक्टर आए हैं, और आपके पड़ोस में बैठे हैं बाईं तरफ हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनका भी इलाका है। उससे हम भी प्रभावित हैं, क्योंकि ये अकाल में रहते हैं हमेशा, तो उसके हमें भी उसका लास्ट में झड़प हमारी तरफ भी आती है, तो हम भी भुगत रहे हैं इनको। तो इन्होंने तो उनको सबको दिलवा दिया। और बिसाऊ के अंदर जो लोग जिनका सारा खराबा है उनको तो खराबा नहीं दिखाया, और जिनका खराबा है ही नहीं उनको मुआवजा दे दिया। ये मेरे पास लिखित शिकायत आई और मैंने कलेक्टर को फैक्स किया। तो आप कृपा करके थोड़ा स्पष्टीकरण देना कि किस पैमाने से पटवारियों ने नापा है, या पटवारियों ने कर दिया वो खुदा ने कर दिया, पटवारियों ने कर दिया वो खुदा ने कर दिया, या भगवान ने कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके हुक्म की भी तामील होती है। मंत्री महोदय। सभापति महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया उस पर रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य पिलानी, संगरिया, मुंडावर और आप सहित कई सवाल किए हैं। मैंने सभापति महोदय, जैसा कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर भरतपुर में ओलावृष्टि हुई, उसमें कोई गया क्या? मैं 6 मार्च को भरतपुर की ओलावृष्टि देखने गया था, और कल जैसा कि मैंने उनको निवेदन किया था कि मैं अलवर भी आ रहा हूँ और उस पर अपन मीटिंग करके राहत कार्य चालू नहीं हुए और ओलावृष्टि से क्या नुकसान हो उसका जायजा लेंगे। इन्होंने बांटे की बात कही सभापति महोदय, माना किसी एक कृषक के पास खेती है जिसके नाम खातेदार है, और अगर उस लघु सीमांत की परिभाषा में आता है तो जिसके नाम खातेदारी है उसी को नुकसान का मुआवजा मिले। एक हमने इसमें और प्रावधान किया सभापति महोदय कि नोशनल शेयर वाला जो काश्तकार है, उस नोशनल शेयर वाले काश्तकार को भी इसी परिधि में ले लिया जाए, जिससे कवरेज किसानों का ज़्यादा बढ़ जाए। और नोशनल शेयर का जब से हमने प्रोविज़न किया है तब से किसानों का कवरेज ज़्यादा बढ़ गया और उनसे अधिक से अधिक फायदा हमने दिलाया। सभापति महोदय, इन्होंने एक कहा है कि 50% से ज़्यादा जो खराबा हुआ है वहाँ पर आपने रिलीफ के काम खोले। हमने 1 अप्रैल से मुंडार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कितने लेबर लगे हुए हैं। हमने 61,000 की सेंक्शन की है। लेबर कितना एंगेज है इसका डेटा मैंने मंगवाया नहीं है, पर 1 अप्रैल से हमने रिलीफ के काम का आदेश दे दिए और सीलिंग भी हमने 61,000 की इन जिलों में दे दी। जिस किसी ने भी इस मामले में लापरवाही की है, हमने तो जिन कलेक्टर ने गेहूँ नहीं उठाया उन 11 को नोटिस थमा दिए। अब मैं इसको देखूंगा, जिस किसी ने रिलीफ के काम चालू नहीं किए हैं वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मानवीय संवेदना का मामला है, उसमें लापरवाही बरती है उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय सभापति महोदय, एक रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिजली के बिल के हमने जयपुर विद्युत वितरण निगम को ये बात लिखित में दे दी है कि हम पुनर्भरण करेंगे। उनकी तरफ से ऐसे निर्देश जाने वाली बात है तो वो भी हम भिजवा देंगे, और कल मैं वहीं हूँ, मैं अपनी उपस्थिति पर अपन दोस्त को तय करा देंगे। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि स्मॉल मार्जिन किसान के अलावा जो दूसरे किसान है उसके भी नुकसान हुआ है। तो मैंने मेरे स्टेटमेंट में सभापति महोदय ये बात कही थी कि स्मॉल मार्जिनल का CRF जो कैलेमिटी रिलीफ फंड है, जिसके मापदंड भारत सरकार तय करती है, उसको हमने 2,500 हेक्टेयर सिंचित वाला और 1,000 रुपये असिंचित क्षेत्र का, एक तो हमने दोगुना करने का उनको प्रार्थना की है ज्ञापन में, और एक हमने ये कहा है किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके हर एक के नुकसान हुआ है, आप इसमें रिलैक्सेशन दे दें ताकि हम बड़े किसानों को भी मदद दे सकें। दो पर बैठ जाओ, मैं पूरा जवाब दे दूँ के अनुसार ही देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ करे। बेचारे जो लोग लघु सीमांत को तो आप दे रहे हैं, लेकिन बड़े किसानों की भी तो फसल की तबाही हुई है, उनकी भी तो ओलावृष्टि हुई है। आप अपने फंड से करें, स्टेट के फंड से करें, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। आप बिजली के जो बिल हैं, जो बिजली के बिल भी आप लघु सीमांत के माफ कर रहे हैं, बड़े काश्तकार का वो भी माफ नहीं हो रहा बिजली के बिल भी। और राहत कार्य भी आपके चालू नहीं हुए, जो आप घोषणा करके आए थे 12 जिले में भी आप पधारे थे।
आपके राहत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ अभी तक। किशनगंज शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य मैंने कह दिया है, जिस किसी ने भी लापरवाही बरती है, हमने 29 मार्च को ये आदेश दे दिए थे कि 1 अप्रैल से रिलीफ के काम चालू कर दिए जाएं, नहीं हुए तो हम कार्रवाई करेंगे। बैठ जाओ, आप 2 मिनट सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपके वसूलियों का अभियान जोरों से चालू है। लोगों की लगातार भू विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की कुर्कियां जारी है। काश्तकार बहुत दुखी है, आपकी वसूलियां भी बंद नहीं हुई अभी। और आपका ये मीटर जो लोन बदलना चाहे था मीटर पोल, वो भी नहीं बदला है आपका। लगातार चल रहा है आपका ये काम। आप लघु और सीमांत कृषक के 5 नाम मेरे को दे दो जिसके रिकवरी किसी रेवेन्यू लगान की हुई हो, या भूमि विकास बैंक वाला कोई या सोसाइटी वाला कोई गया हो, मेरे को नाम दे दो। ठीक है, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। आगे बोलिए। लघु सीमांत की ट्रैक्टर ही नहीं है। अभावग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये अभावग्रस्त क्षेत्र में आप लघु सीमांत क्या कर रहे हैं? क्या ऋण वसूली भी आप रहे हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र भी अकाल की चपेट में है, वहाँ पर भी अभावग्रस्त है, वहाँ पर भी वसूलियाँ चल रही है। कृपया करके जो भी वसूलियाँ चल रही है उन वसूली को तो आप बंद करावे। अभावग्रस्त क्षेत्र जो अभावग्रस्त क्षेत्र में लगातार वसूली जारी है। लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन कर गए हैं, राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में खोले नहीं गए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन है कि जहाँ पर भी अभावग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर कम से कम सरकारी वसूलियाँ जो चल रही है उनको तो कम से कम बंद कराए। बैठ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिसका ये किशनगंज शाहबाद वाले भी उठा रहे हैं कि किसान तो बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, सीआरएफ के गाइडलाइंस भारत सरकार तय करती है। हम सीआरएफ की गाइडलाइंस के बाहर जा नहीं सकते और बाहर उनकी बिना परमिशन के जा नहीं सकते। इसलिए हमने ज्ञापन में ये बात मेंशन की है कि अगर आप इस सीआरएफ के रूल्स इसका मतलब है जो कुछ कर रही है वो भारत सरकार ही कर रही है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यार जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार ही कर रही है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। बिजली के बिल किसने माफ किए सभापति महोदय? कभी पहले हुए हैं? आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है, आप तो मंत्री के रूप में विराजे हैं, कभी आज तक हुए हैं क्या? अकाल रात आप थोड़े अकाल रात मंत्री दूसरे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। सब हो रहा है तो आप ऐसा क्यों? तो मंत्री महोदय से पूछो। सभापति महोदय, मेरा एक सवाल और है। पर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो। सभापति महोदय, क्या कर रहे हो? फसल मेरे किशनगंज शाहबाद मेरे क्षेत्र में, सभापति महोदय एक सवाल और है मेरा। आपने बहुत पूछ लिया। मेरे क्षेत्र में किशनगंज शाहबाद में अकाल है, सरकार ने अकाल घोषित किया है और ओलावृष्टि भी वहां पर हुई है। दोनों काम वहां, उसके बाद भी दोनों तहसीलें प्रभावित हुई है। लेकिन वहां पर जो फसल बीमा योजना के आधार पर जो पैसा जमा हुआ है, वह दोनों तहसील में खराबा होने के बाद भी उनको बीमा कंपनी के द्वारा राहत नहीं दी जा रही है। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? सभापति महोदय, या तो मेरे को एक बार जवाब दे लेना, तो बीच बीच में टोका टाकी का क्रम चलेगा। माननीय मंत्री महोदय, पहले तो सभापति महोदय, आपके ऊपर भी वही व्यवस्था लागू है। यदि माननीय मंत्री महोदय बोलते बोलते किसी माननीय सदस्य सामने सरेंडर होंगे तो इसका मतलब आप उसकी बात को मान रहे हैं, आप सरेंडर हो रहे हैं। मैं क्या करूं? आप अपनी बात को कंटिन्यू क्यों नहीं रखते? मैं उनको बैठाऊंगा, व्यवस्था करूंगा। सभापति महोदय, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय सदस्य आपकी बात को सुने। सभापति आप तो कृपा पूर्वक सरेंडर हो रहे हैं। मैं ऐसा करेंगे तो माननीय सदस्य खड़े होंगे, आपको सुनना पड़ेगा। मैं सरेंडर केवल आपके आगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सरेंडर नहीं हो, मैं आपको मदद करूंगा। माननीय सदस्यों को कहूंगा कि उनको हम बिगड़ नहीं डालें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई किसान बड़ा है उसके भी नुकसान हुआ है तो उसको भी प्रावधान करना चाहिए। आपने मेरे को बीच में टोक दिया, इसका मतलब सारा भारत सरकार कर रही है। अकाल में हम पैसा लेते हैं या हम गेहूँ लेते हैं तो अकाल में किस ढंग के काम होने चाहिए, सारा गाइडलाइंस तो भारत सरकार ही तय करके देती है। तो अब भारत सरकार के बिना हम काम कर नहीं सकते। इसका मतलब और जो काम मतलब अपनी तो कोई गाइडलाइन है ही नहीं। हमारी गाइडलाइन है ना, हमने बिजली के बिल माफ किए, हमने बिजली के बिल माफ किए, हमारी गाइडलाइन है। तो आप हमने जो लोग मर गए उनको पैसा दिया। आप यही कह दीजिएगा हमारी गाइडलाइन यही है। बता रहे ना। और जो लोग मर गए उनको पैसा दिया है, अनुग्रह सहायता दे रहे हैं और गेहूं की सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ पेमेंट कोड में पहली बार हमने 7D का पैरा बढ़ा के हमने सूचनाएं मंगवाई, रिलीफ के काम चालू कर दिए। हमने तो बहुत कुछ किया है आगे बढ़ के। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने ये बात उठाई है
कि बड़े किसानों को भी इसमें कंसिडरेशन में लिया जाए। हमने जो भारत सरकार की टीम आई हुई है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, अगर इस पर कंसिडर करेंगी तो हम निश्चित रूप से बड़े किसानों को भी विचार करेंगे। एक आपने बात कही है, पिलानी से आने वाला माननीय सदस्य चले गए, गुरजन सिंह जी ने कहा कि ये खाता दुरुस्ती में, सभापति महोदय अब ये तो एक टेक्निकल वहाँ का पटवारी और गिरदावर लेवल की गलती है या किसान की गलती है क्यों खाता दुरुस्ती नहीं हो पाई। और मुंडावर से वाले माननीय सदस्य का मैंने जवाब दे दिया कि लेबर सीलिंग 61,000 है और ये मिड टर्म लोन और ये को जो हमने समय बढ़ाया है उसमें किसी प्रकार की कोई रिकवरी कहीं हो रही है तो हम आज और निर्देश जारी कर देंगे। मेरी समझ में तो मेरी नोटिस में कोई आया नहीं कि कोई रिकवरी हो रही हो। एक इन्होंने पूछा था अपने रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कि अलवर और भरतपुर में क्या खराबा नहीं हुआ, क्या खराबा हुआ है। और भरतपुर में 56 गांव, 56 और 28 वो गांव सब नोटिफाइड है आपके, सबको मालूम है, आपने नोटिफाई कर दिए, सबको मालूम है। और ये नोशनल शेयर वाली बात मैंने बताई दी। और गंगानगर हनुमानगढ़ की तरह जो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था उस ढंग का कोई मामला हमको रिपोर्ट नहीं हुआ कि जहाँ पानी ज़्यादा भर गया हो और फसल नष्ट होकर सड़ान मार रही हो जिससे महामारी फैलने की कहीं स्थिति बन रही हो और उसमें हम निजी काम या दे सकें, इस ढंग की कहीं से सूचना आएगी तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। एक बात सभापति महोदय आई है कि फसल बीमा योजना, सभापति महोदय वैसे तो मैं इसको डील करता नहीं हूँ, लेकिन भारत सरकार ने ही जो मापदंड तय किए हैं वो उसी मापदंडों के अनुसार से सैंपलिंग तहसील को यूनिट मान के की जाती है और उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमने प्रयास ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दुख की घड़ी में किसानों को फ़ायदा मिले और हम प्रयास कर रहे हैं और हमने त्वरित कार्रवाई की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को राहत दिला सकें। ऐसी त्वरित कार्रवाई आज तक कभी किसी दूसरी सरकार ने नहीं की। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, आप बांसवाड़ा डूंगरपुर में आप जो सरकारी वसूली बंद कराने का आप विचार क्या तय कर रखा है, आप बताएंगे? की अनुमति नहीं दी है सभापति महोदय, डूंगरपुर के अंदर सरकार की तरफ से वसूली की जा रही है। सभापति महोदय, अभावग्रस्त क्षेत्र है, अकाल की चपेट में है, बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से चाहूंगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी सरकारी वसूली विभिन्न प्रकार की बैंकों का हो आप बंद कराएं। मतलब आप मेरे से क्या? माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा भी। माननीय सभापति महोदय, बागी दौरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा है जो अभावग्रस्त इलाका है उसमें वसूली की जा रही है। मैं पता करूंगा किस प्रकार की वसूली, अगर रेवेन्यू है, कॉपरेटिव सेक्टर की कोई वसूली है, अगर कोई ले रहा है जिसको हमने ड्रॉप किया है, डेफर किया है तो हम आप मेरे को बता दो, हम कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा में अफीम की तबाही बहुत जबरदस्त हुई है, तो वहाँ के काश्तकारों को जो अफीम पैदा होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई और उनके सबके पट्टे जो अफीम के पट्टे हैं वो टूटने के कगार पे है। तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है? तो काश्तकारों के सारे पट्टे टूट जाएंगे क्योंकि काश्तकारों के छबड़ा और छिपा और अफीम की पूरी तबाही हो चुकी है, सारी फसल नष्ट हो चुकी है। इसमें सरकार क्या करने जा रही है ताकि उनके काश्तकारों के अफीम के पट्टों को बचाया जा सके? सभापति महोदय, जालोर जिले में आपके पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ। आपके सहयोगी सदस्य हैं, हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, आप थोड़ा इधर उधर बोले और आपने कह दिया हमारा सदस्य नहीं है, ये नहीं है आपका। माननीय सभापति महोदय, जिम्मेदारी लो, एफिलिएशन ज्यादा है मेरे से तुमसे। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की वकालत करें। हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य सदन का समय खराब नहीं करें, बिराजी हमको बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी ऑर्डर प्लीज आपका और आपका मामला हमारे साथ हो जाते हो। माननीय लक्ष्मी नारायण जी दवे वन मंत्री अनुदान की मांग संख्या 9 को प्रस्तुत करेंगे। नहीं हुआ प्लीज, नहीं। सभापति महोदय, प्रश्न तो मेरा भी था,
जालोर जिले में पाला पड़ा, फसलों में खराबा हुआ, ओलावृष्टि को आप सर्वे करवा रहे हैं, केंद्रीय टीम तक आ गई। जालोर पर केस पाला से नुकसान पर कोई कार्रवाई सरकार ने अभी तक नहीं की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मिनट रामप्रसाद जी, एक मिनट। दूसरा ये है, जालोर में लेबर सीलिंग 26,000 चल रही थी। हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया, मंत्री जी ने आश्वासन दिया 60,000 करेंगे 1 अप्रैल से। आज 9 अप्रैल हो गई है, 26 से 24 हुई है, 60 नहीं हुई है। मंत्री जी क्या करने वाले बताइए। वन मंत्री जी कहाँ? सभापति महोदय, वन मंत्री जी कहाँ चले गए? बोलिए, मांग पेश क्यों नहीं करते आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, करता हूं कि मांग संख्या ये जो पूरे जोधपुर संभाग की बात ये जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है। पाले से जो फसल का नुकसान हुआ, गिरदावरी वापस ये सर्वे करवाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब मंत्री जी बताए तो सही कर क्या रहे? 55,91,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदान राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। वन मंत्री जी बोलिए ना। सभापति महोदय, शासन की मैंने सभापति महोदय पाले से नुकसान पर जवाब दिलवाएं। जालोर सभी जिलों में नुकसान हुआ है, पूरे जोधपुर डिवीजन में हुआ है। जालोर के 100% खराबे की रिपोर्ट है, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर गुर्जर। माननीय सभापति महोदय, पूरे पश्चिमी राजस्थान के किसानों को जो क्षति पहुंची है, जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, आप 2 मिनट, मंत्री जी ने इतना जवाब